मैंटिस से विकसित होकर जंगल वुल्फ बनने के बाद तुम जल्द ही रूपांतरण करने वाले पाइथन किंग को मारने के लिए इस समय उससे जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। पाइथन किंग ने अपने शक्तिशाली और मोटे शरीर का इस्तेमाल करके तुम्हें सांप की गुफा की चट्टान से बुरी तरह रगड़ा। उसका इरादा तुम्हारे शरीर को सीधे चकनाचूर कर देने का था। जिंदा रहने के लिए तुमने बिना एक पल गंवाए सिस्टम मॉल से सीधे एक बोतल शुरुआती बजक पोशन खरीद ली। दवा पेट में जाते ही तुम्हारे सभी गुण तुरंत 30% बढ़ गए। तुमने चट्टानों की भीषण रगड़ को सहते हुए जबरदस्ती अपना भेड़िए का सिर पाइथन किंग के 7 इंच वाले घाव के भीतर घुसा दिया। इसके बाद जीवन और मृत्यु की पूरी ताकत से लड़ाई छिड़ गई। तुमने पूरी शक्ति से लगातार काटकर उसके सबसे बड़े कमजोर हिस्से को पूरी तरह नष्ट कर दिया। असहनीय दर्द से पाइथन किंग पूरी तरह बेकाबू हो गया। वह तुम्हें घसीटते हुए जमीन पर पागलों की तरह भागने लगा। इस बार तुम्हारे शरीर के पिछले हिस्से की बुरी हालत हो गई। तुम्हारा आगे का आधा शरीर उसके अंदर फंसा हुआ पूरी ताकत से हमला कर रहा था, जबकि पीछे का आधा हिस्सा बाहर पत्थरों और झाड़ियों से लगातार रगड़ खा रहा था। पीठ के बाल लगभग पूरे घिस गए थे। तुम बेहद दयनीय हालत में पहुंच गए, लेकिन यह सब भी ज्यादा देर नहीं चला। येलो लेपर्ड की शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे हर हमले में 2000 जिन की विनाशकारी ताकत थी। ऐसे हमले को कोई भी झेल नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद वह घमंडी पाइथन किंग आखिरकार रुक गया। वह अपनी इच्छा से नहीं रुका था। उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। 7 इंच वाला घातक घाव ही उसकी हार का अंतिम कारण बना। डिंग लेवल से ऊपर जाकर पाइथन किंग का वध किया। विकास अंक प्लस 5000। डिंग मिशन पूरा। पाइथन किंग का वध। इनाम आयु प्लस 30 दिन। विकास अंक प्लस 5000। आखिरकार सब खत्म हुआ। तुम पाइथन किंग की लाश के पास जमीन पर ढह गए। इतने थक चुके थे कि पैर की एक उंगली तक हिलाने का मन नहीं था। इसके तुरंत बाद येलो लेपर्ड पोशन का दुष्प्रभाव समय पर सामने आ गया। पूरे शरीर में भयंकर कमजोरी फैल गई। तुम लगभग हिल भी नहीं पा रहे थे। पूरे 10 मिनट बाद जाकर तुम संभल पाए। ऊंचे स्तर के दुश्मन को मारना तो मजेदार है, लेकिन ये विकास अंक ऐसा क्यों लग रहा है कि मेहनत के मुकाबले इनाम कम है। तुम मन ही मन हिसाब लगाने लगे। एक बार में तुम्हें कुल 10,000 विकास अंक मिले। ऊपर से देखने पर तो बहुत शानदार लगता था, लेकिन असलियत में इस सांप को मारने के लिए सिर्फ दवाइयों पर ही 4000 विकास अंक खर्च हो गए। 2 बर्जक पोशन, एक हीलिंग पोशन, एक एंटीडोट, यानी इतनी मेहनत के बाद शुद्ध मुनाफा सिर्फ 1000 विकास अंक बचा। ये सौदा तो बुरी तरह घाटे का निकला। अरे नहीं, तुमने पाइथन किंग की विशाल लाश की ओर देखा? ऐसा भी नहीं कह सकते। उसने अपनी जान देकर जिन 2 फलों की रक्षा की थी वे अभी भी मौजूद थे। ये सोचकर तुम्हारा मन थोड़ा संतुलित हुआ। ऊपर से मिशन के 5000 विकास अंक अलग। इतना भी बुरा नहीं हुआ। सिस्टम लेवल 3 मॉल खोलो। डिंग होस्ट के विकास अंक 50,000 तक पहुंच गए। मॉल अपग्रेड हो रहा है। डिंग मॉल सफलता पूर्वक अपग्रेड हो गया। कृपया होस्ट स्वयं जांच करें। सिस्टम हमेशा की तरह बेहद छोटा जवाब देकर चुप हो गया। सच कहें तो तुम्हें इस लेवल 3 मॉल से कोई खास उम्मीद नहीं थी। तुम्हें लगा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ नई दवाइयां ही मिलेंगी, लेकिन जैसे ही तुमने मॉल खोला तुम दंग रह गए। सामानों की संख्या पहले से 10 गुना से भी ज्यादा हो चुकी थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि अब टैलेंट फ्रैगमेंट्स भी बिक रहे थे। असीम शक्ति, मजबूत त्वचा, मोटी चमड़ी, स्विफ्ट, यहाँ तक कि शार्पनेस और रिजनरेशन भी मौजूद थे। लेकिन अगले ही पल कीमत देखकर तुम्हारे दिल पर ठंडा पानी पड़ गया। साधारण टैलेंट फ्रैगमेंट एक की कीमत 1000 विकास अंक और शार्पनेस तथा रिजनरेशन जैसे दुर्लभ टैलेंट, उनके पीछे लिखे लंबे लंबे अंकों को देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह गई। शार्पनेस 5 लाख विकास अंक, रिजनरेशन 10 लाख विकास अंक। इसके अलावा अल्टीमेट हीलिंग पोशन भी दिखाई दी। उसकी कीमत भी बेहद डरावनी थी। एक बोतल 10,000 विकास अंक। ये अपग्रेड तो ना होता वही अच्छा था। तुम गुस्से में बड़बड़ाए। ये बेकार सिस्टम क्या सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए है कि मैं अभी भी गरीब हूँ? जिस चीज ने तुम्हें थोड़ा आकर्षित किया वह सिर्फ स्विफ्ट फ्रैगमेंट था। आखिर लेपर्ड मिलना बहुत मुश्किल था। ये चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आया कि एक अल्टीमेट टैलेंट पूरा करने के लिए 10,000 विकास अंक चाहिए होंगे, तुम्हारा उत्साह तुरंत खत्म हो गया। इतना खर्च उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। सिस्टम अचानक तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। तू ये फ्रैगमेंट इतने महंगे बेचता है, मेरे पास जो है क्या उन्हें वापस खरीदेगा? खरीदे जा सकते हैं। डिंग शुरुआती टैलेंट फ्रैगमेंट की रिकवरी कीमत प्रति फ्रैगमेंट 100 विकास अंक। सिस्टम की इस ज्यादा ही चालाक हरकत पर तुम्हें गुस्सा आ गया। बेचता 1000 में है, वापस खरीदता सिर्फ 100 में। ये तो हद हो गई। तुमने सीधे मॉल बंद कर दिया। जो दिखाई न दे वही अच्छा। कम से कम स्टेटस पैनल पर लिखे अंक देखकर तो खुशी मिलती थी। सिस्टम इस पाइथन किंग को फ्यूजन करने में कितने विकास अंक लगेंगे? तुम्हारे वर्तमान शरीर की शक्ति अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब और ताकतवर बनने के लिए या तो फ्यूजन करना होगा या फिर इवोल्यूशन। लेकिन वुल्फ किंग बने बिना किसी दूसरी प्रजाति में विकसित होने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। इस विशाल अजगर का फ्यूजन ही सबसे सही रास्ता था। पाइथन किंग की लाश का फ्यूजन करने के लिए 10,000 विकास अंक चाहिए। क्या होस्ट फ्यूजन करना चाहता है? फ्यूजन? तुमने बिना झिझक जवाब दिया। इतनी बड़ी लाश को यहीं छोड़ना भी बेकार था। वह इतना शक्तिशाली था। फ्यूजन सफल हुआ तो फायदा भी जरूर बड़ा होगा। फ्यूजन शुरू। सफलता की संभावना 21%। एक ही पल में 10,000 विकास अंक गायब हो गए। पाइथन किंग की लाश अनगिनत प्रकाश कणों में बदलकर तुम्हारे शरीर में समा गई। उसी पल तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया। तुम ये कैसे भूल गए? इसमें सफलता की संभावना भी होती है, सिर्फ 21%। ये तो पूरी तरह किस्मत का खेल था। डिंग फ्यूजन असफल। सिस्टम की ठंडी आवाज सुनते ही तुम्हारा चेहरा तवे से भी ज्यादा काला पड़ गया। फ्यूजन में जोखिम होता है, सोच समझकर चुनाव करें। अब जाकर तुम्हें इस बात का असली मतलब समझ आया। 10,000 विकास अंक गए, पाइथन किंग की लाश भी गई, पूरी पूंजी डूब गई। डिंग फ्यूजन सांत्वना पुरस्कार। पाइथन
पाइथन किंग का गॉल ब्लैडर। एक स्नेक गॉल ब्लैडर अचानक तुम्हारे सिस्टम बैग में प्रकट हो गया। तुम और भी बेबस होकर मुस्कुरा दिए। ये गैल ब्लैडर तो पहले से मेरा ही था। सिस्टम ने मेरी ही चीज मुझे सांत्वना पुरस्कार बनाकर दे दी। वाकई हंसू या रोऊं समझ नहीं आया। इसका इस्तेमाल कैसे करूं? तुमने फिर भी थोड़ी समझदारी बनाए रखी। कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। खा लो डिंग। सिस्टम का छोटा सा जवाब मिला। तुमने बैग से स्नेक गैल ब्लैडर निकाला और एक ही बार में निगल लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसका स्वाद काफी अच्छा था। उसमें हल्की सी मिठास थी। पाइथन किंग का गॉल ब्लैडर खाने पर आंखें अधिक स्वच्छ और तेज हुई। होस्ट की दृष्टि बढ़ी, शरीर की क्षमता में वृद्धि हुई। तुमने सचमुच महसूस किया कि तुम्हारी नजर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई थी। दूर की छोटी से छोटी चीज भी साफ दिखाई देने लगी। लेकिन तुम्हारा मन और भी भारी हो गया। सिर्फ एक गैल ब्लैडर से इतना फायदा हुआ। अगर पूरी पाइथन किंग की लाश का फ्यूजन सफल हो जाता तो कितना जबरदस्त होता। धत तेरे की इस सफलता दर पर तुमने गुस्से से बड़बड़ाया। उसी समय तुम्हें दूर से हलचल सुनाई दी। वह ग्रीन वुल्फ का झुंड था। तुम अपने घायल शरीर को घसीटते हुए बेफिक्र अंदाज में उनके ठिकाने पर पहुंच गए। इस समय पूरा ग्रीन वुल्फ झुंड अफरा तफरी में था। ग्रीन वुल्फ किंग को उसके साथी उठाकर लाए हुए थे। वह साफ तौर पर बुरी तरह घायल था। दूसरी ओर एक बेहद ताकतवर ग्रीन वुल्फ उस पर गरज रहा था। ये हमारी जमीन है, हम क्यों भागें? हमें उन सांपों को मारकर यहाँ से भगा देना चाहिए। वह चुनौती देने वाला भेड़िया जोश से भाषण दे रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने उसे सांपों से बचाया था। हालांकि इस समय तुम्हारी पीठ के बाल लगभग गायब थे। पूरा शरीर खून की पपड़ियों से भरा था। तुम्हारी हालत बेहद खराब थी। लेकिन अनगिनत मौत की लड़ाइयों से निकली तुम्हारी आभा पहले से कहीं ज्यादा भयावह थी। तुम जो भेड़िया अभी तक गरज रहा था, जैसे ही उसकी नजर तुम्हारी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मिली, वह तुरंत चुप हो गया। क्या मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें इसलिए बचाया था कि तुम जाकर खुद मौत को गले लगाओ? तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। शायद स्नेक गैल ब्लैडर खाने का असर था। तुम्हारी आंखें बेहद आक्रामक हो चुकी थीं। सिर्फ एक नजर ने सभी ग्रीन वुल्फ को डरा दिया। तुम वापस आ गए। ग्रीन वुल्फ किंग ने अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। उसे पूरा यकीन था कि तुम मर चुके होगे। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर दोबारा गिर पड़ा। उसने अपराध बोध से कहा, मुझे माफ कर दो। तुम्हें बचाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं पूरे झुंड को मरने के लिए नहीं ले जा सकता था। कोई बात नहीं, तुम्हारा फैसला सही था। तुमने उसके निर्णय की सराहना की। अगर वह सचमुच पूरे झुंड को लेकर खतरे में कूद पड़ता और तुम्हारा झुंड बढ़ाने वाला मिशन बिगड़ जाता तो तुम्हें उससे नाराजगी होती। मुझे माफ कर दो। फिर भी ग्रीन वुल्फ किंग ने अपना घमंड छोड़कर तुम्हारे सामने सिर झुका दिया। उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप कहाँ से आए हैं? जंगयांग, जंगल वुल्फ। तुमने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन यही जवाब सुनकर ग्रीन वुल्फ किंग शर्म से सिर झुकाकर रह गया। जिसने उसकी जान बचाई उसी की जमीन छीनने की सोच रहा था। ये कैसी हरकत थी? अचानक उसने जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया। जंगयांग, ग्रीन वुल्फ किंग अब भी सिर झुकाए हुए था। ये पूरी तरह समर्पण की मुद्रा थी। मेरी एक विनती है, तुमने सिर ऊंचा रखते हुए कहा। बोलो। मैं ग्रीन वुल्फ किंग होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि आप अगले ग्रीन वुल्फ किंग बन जाए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पूरे झुंड का नेतृत्व करें और उसे आगे बढ़ाएं। इतना कहकर उसने सिर उठाया और बड़ी उम्मीद से तुम्हारी ओर देखा। तुम थोड़ा हैरान हुए। तुम तो पहले से लड़ाई की तैयारी करके आए थे। सोचा था कि ताकत दिखाकर सबको झुकाना पड़ेगा, लेकिन मामला इतना आसानी से सुलझ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं मानता हूँ। डिंग। मिशन पूरा, झुंड का विस्तार, इनाम, आयु प्लस 30 दिन, एक और महीने की उम्र मिल गई। तुम मन ही मन बेहद खुश थे। पहले पाइथन किंग को मारने का इनाम जोड़कर अब तुम्हारी कुल आयु 100 दिनों से भी ज्यादा हो चुकी थी। आखिरकार थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। तुम सच में मान गए? ग्रीन वुल्फ किंग खुद हैरान रह गया। आखिर ग्रीन वुल्फ और जंगल वुल्फ के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। हाँ, मैं मान गया। तुम्हारी दोबारा पुष्टि सुनते ही सभी ग्रीन वुल्फ ने तुम्हारे सामने सिर झुका दिया। उस पल से तुम एक जंगल वुल्फ आधिकारिक रूप से पूरे ग्रीन वुल्फ झुंड के राजा बन गए। महाराज, पूर्व ग्रीन वुल्फ किंग यानी लैंगशान बोला, तो क्या हम तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करें? क्यों? तुमने उल्टा सवाल किया। चिंता मत करो, वे सारे अजगर। तुमने शांत स्वर में उसकी बात बीच में ही काट दी। सब खत्म हो चुके हैं। तुम लोग जाकर उनकी लाशें इकट्ठी कर लो। आज रात दावत होगी। सब खत्म हो गए। सभी ग्रीन वुल्फ अवाक रह गए। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, यह असंभव है। चलो, तुमने समझाना भी जरूरी नहीं समझा। सच्चाई खुद सब बता देगी। जब पूरा झुंड तुम्हारे साथ स्नेक केव पहुंचा और वहाँ बिखरी हुई सांपों की लाशें देखी तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी गुफा सांपों के खून से लाल हो चुकी थी। हर लाश में जिंदगी का नामो निशान नहीं था। हर घाव बेहद भयानक था। आखिर कैसी युद्ध शक्ति थी यह? क्या सचमुच एक भेड़िया ऐसा कर सकता है? महाराज, ये सब क्या आपने किया है? लैंगशान ने सम्मान से पूछा। हाँ, तुमने सहजता से जवाब दिया। फिर उसकी ओर देखकर बोले, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि ज्यादा देर नहीं बचोगे, है ना? लैंगशान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन आपको झुंड का नेतृत्व करते हुए देख लिया। अब मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। उसे इस हालत में देखकर तुमने सिस्टम से सीधे एक शुरुआती हीलिंग पोशन खरीदी और मुंह से बाहर उगल दी। पी लो। लैंगशान कुछ पल के लिए चौंक गया। अचानक प्रकट हुई उस बोतल को देखकर वह हैरान था, लेकिन उसने
उसने बिना सवाल किए उसे पी लिया। दवा ने तुरंत असर दिखाया। हालांकि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जान बच गई। तुम्हें अभी और समय चाहिए, मेरे साथ आओ। तुम उसे लेकर स्नेक केव के सबसे गहरे भूमिगत हिस्से में पहुंचे। जब लैंग शान ने उस पौधे पर लगे 2 फलों को देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। ये स्पिरिट फ्रूट। उसके चेहरे पर लालच देखकर तुम तुरंत सतर्क हो गए। अगर उसने जरा भी गलत इरादा दिखाया तो तुम खुद उसे दबा दोगे। लैंग शान ने तुम्हारी नजर महसूस की और तुरंत समझाते हुए बोला, हम लोग बहुत समय से स्पिरिट फ्रूट ढूंढ रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में कहीं नहीं मिला। तुम लोग स्पिरिट फ्रूट ढूंढ रहे थे? तुमने उसके शब्दों का मतलब समझ लिया? हाँ। लैंग शान ने गहरी सांस ली। ईवल वुल्फ हॉल हमसे तय समय पर स्पिरिट फ्रूट चढ़ावे के रूप में मांगता है। अगर समय पर नहीं दिया तो हमारे झुंड के 1/3 सदस्यों को पकड़कर तोप का चारा बना दिया जाता है। अगली बार चढ़ावा देने का समय भी अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें उम्मीद नहीं थी कि महाराज इसे ढूंढ लेंगे। सचमुच स्वर्ग ने हमारे ग्रीन वुल्फ झुंड पर कृपा की है। एविल वुल्फ हॉल, चढ़ावा, तोप का चारा, ये लगातार सुनाई देने वाले अनजाने शब्द सुनकर तुम गहरी सोच में पड़ गए। जिस चीज को पाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर जो चीज तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी मेहनत से हासिल की है, वह किसी और को क्यों देनी चाहिए? लांगशान ने तुम्हारे मन की उलझन समझ ली। वह आगे समझाने लगा, महाराज, ईवल वुल्फ हॉल हमारे वुल्फ क्लैन की पवित्र भूमि है। वही पूरे बीस्ट कॉन्टिनेंट के सभी वुल्फ क्लैन का नेतृत्व करता है। उन्हीं की वजह से हमें यहाँ शिकार करने का अधिकार मिला हुआ है। शिकार करने का अधिकार भी किसी और से लेना पड़ता है। क्या तुम्हारे दांत इतने कुंद हैं या तुम्हारे पंजे इतने कमजोर हैं? तुमने मन में उठ रहे बेतुके एहसास को दबाते हुए आदेश दिया, मुझे बीस्ट कॉन्टिनेंट की स्थिति विस्तार से बताओ। लंगशन की बातों से आखिरकार तुम्हें इस दुनिया की मोटी मोटी जानकारी मिल गई। ईवल वुल्फ हॉल नाम का एक सबसे शक्तिशाली वुल्फ क्लैन पूरे समय सभी कमजोर भेड़िया झुंडों का बेरहमी से शोषण करता था। वे उनसे सबसे अच्छे संसाधन चढ़ावे के रूप में लेते थे। अगर कोई मना करे तो उसकी सजा सिर्फ दंड या मौत होती थी। जब तुम्हें स्पिरिट फ्रूट मिलता है तो क्या तुमने कभी उसे खुद खाने के बारे में नहीं सोचा? तुमने ठंडे स्वर में पूछा। लांगशान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हिम्मत नहीं हुई। जब तक बहुत ज्यादा स्पिरिट फ्रूट न मिले तब तक चढ़ावे का हिस्सा भी पूरा नहीं हो पाता। अगर हम तय मात्रा नहीं दे पाए तो पूरे झुंड को पकड़कर तोप का चारा बना दिया जाता है और दूसरी जातियों के खिलाफ युद्ध में भेज दिया जाता है। ये कहते समय उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसी समय सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंज उठी। डिंग। मिशन सक्रिय हुआ। आज्ञा पालन या विद्रोह। मिशन की शर्त, होस्ट स्वयं निर्णय ले, आज्ञा मानेगा या विद्रोह करेगा। ईवल वुल्फ हॉल का भविष्य, सिस्टम ने यह चुनाव तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। तुमने अपनी आंखों के सामने उन 2 लगभग पक चुके स्पिरिट फ्रूट की ओर देखा, अपने शरीर में उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया। तुम्हारे होंठों पर एक जंगली मुस्कान फैल गई, लेकिन तुमने एक पल की भी देर नहीं की। मैं चुनता हूँ विद्रोह। तुम कौन हो? एक ऐसा अस्तित्व जिसका भाग्य देवताओं और राक्षसों तक को अपने पैरों तले रौंदना है। क्या तुम किसी छोटे से ईवल वुल्फ हॉल के आगे सिर झुकाओगे? ये तो सबसे बड़ा मजाक होगा। जैसा कि तुम हमेशा कहते हो, मेरी किस्मत का फैसला मैं खुद करता हूँ। डिंग। विद्रोह मिशन सक्रिय हुआ। मिशन की शर्त, ईवल वुल्फ हॉल की हर मांग को ठुकराओ। मिशन इनाम, अज्ञात। तुम डिवाइन सिस्टम के सहारे अपने साथियों को लेकर पूरे वुल्फ क्लैन पर राज करने वाले ईवल वुल्फ हॉल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करने लगे। इसके बाद तुमने मुड़कर सीधे लैंगशान से कहा, आज से हम ईवल वुल्फ हॉल की बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी इस एक बात ने लैंगशान की मानो जान ही निकाल दी। महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज तक कांप रही थी। अगर हम आज्ञा मानेंगे तो शायद जिंदा रह जाएंगे, लेकिन अगर विद्रोह किया तो हमारा पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। ईवल वुल्फ हॉल उन सांपों से 10,000 गुना ज्यादा डरावना है। तुमने ठंडी सांस भरी। जो लोग हमेशा झुकने के आदी हो जाते हैं, उन्हें खड़े होने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। अच्छे लोगों को हमेशा दबाया जाता है। जितना डरोगे उतना ही कुचले जाओगे। तुम्हारी आंखें ठंडी हो गई। तुमने बिना किसी गुंजाइश के कहा, अब मैं वुल्फ किंग हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी बात से होगा। तुमने उससे बेकार की बहस करना जरूरी नहीं समझा। लांगशान के चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि ग्रीन वुल्फ क्लैन अब पूरी तरह तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने दोबारा विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह बस मन ही मन सोचने लगा कि जिस दिन तुम ईवल वुल्फ हॉल की असली ताकत देखोगे, उसी दिन खुद पीछे हट जाओगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, अब जाओ और अपने घाव ठीक करो। तुमने पंजा हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। तुम जानते थे कि इस बूढ़े भेड़िए के अंदर फिर से भेड़िए वाला साहस जगाने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं थी। उसे अपनी आंखों से उम्मीद देखनी होगी, और वह उम्मीद आज से ही शुरू होने वाली थी। तुमने सांपों की दावत उड़ाते हुए पूरे झुंड पर ध्यान नहीं दिया। तुम उन 2 स्पिरिट फ्रूट के सामने बैठकर उनकी रखवाली करने लगे। सिर्फ 15 दिन की ही तो बात थी। तुम इंतजार कर सकते थे। पहले तुम्हारा इरादा था कि दिन में भेड़ियों को पहरा देकर खुद बाहर जाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स जुटाओ, लेकिन लांगशान की झिझक देखकर तुमने अपना विचार बदल दिया। अगर तुम्हारे जाते ही ईवल वुल्फ हॉल का दूत आ गया तो लांगशान बिना एक पल सोचे स्पिरिट फ्रूट उसे सौंप देगा। इसीलिए तुमने खुद पहरा देने का फैसला किया। पलक झपकते ही 15 दिन बीत गए। इस दौरान लांगशान के सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। वह
वुल्फ चिंग और तुम्हारे जंगल वुल्फ साथियों को भी स्नेक केव में ले आया। एक के सफल होने से सबका भाग्य बदल गया। अब जंगल वुल्फ भी खास मेहमानों जैसा जीवन जी रहे थे। तुमने लैंग शैन को अपने पास ही रखा क्योंकि उसमें नेतृत्व करने की थोड़ी क्षमता थी। उसे सहायक बनाना अच्छा फैसला था। और वुल्फ चिंग वही तुम्हारे मन में अगला वुल्फ किंग था। उसकी नस्ल चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हारे हाथों तैयार किया गया भेड़िया चाहे साधारण वुल्फ ही क्यों ना हो, तुम उसे भी राजा बना सकते थे। तुम इतने ही बेपरवाह थे। भैया, ये फल खाने से क्या होता है? वुल्फ चिंग तुम्हारे पास बैठा उन दो लगभग पक चुके स्पिरिट फ्रूट को उत्सुकता से देख रहा था। उसके हिसाब से चाहे ये फल कितने भी अद्भुत हों, वे तुम्हारे दिए एवोल्यूशन स्टोन से बेहतर नहीं हो सकते थे। मुझे भी नहीं पता। तुमने होंठ चाटते हुए कहा, बस अभी पकने वाला है, खा लेंगे तो खुद पता चल जाएगा। और आज सच्चाई सामने आने का दिन था। उधर लैंग शैन बेचैनी से तड़प रहा था। क्या आप सच में ये फल खा लेंगे? अगर इविल वुल्फ हॉल का दूत आ गया तो हम क्या देंगे? तब पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। उसी समय तुम अचानक जमीन से उछलकर खड़े हो गए। पक गया। डिंग। परिपक्व स्पिरिट फ्रूट का पता चला। क्या इसे संग्रहित किया जाए? सिस्टम की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे मन में एक विचार आया। सिस्टम, इन दोनों की रिकवरी कीमत कितनी है? डिंग। एक परिपक्व स्पिरिट फ्रूट की रिकवरी कीमत 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। वाह, काफी महंगा है। तुम सिस्टम की आदत अच्छी तरह जानते थे। वह हमेशा असली कीमत का सिर्फ 10वां हिस्सा ही रिकवरी में देता था। मतलब अगर यही फल सिस्टम मॉल से खरीदना पड़े तो एक की कीमत 50,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स होगी। तुमने अपना बैलेंस देखा, अभी अभी 50,000 पार हुआ था। यानी बस एक फल खरीदने लाया। इतना सोचते ही तुमने बिना देर किए आगे बढ़कर एक स्पिरिट फ्रूट पूरा निगल लिया। खट्टा मीठा कड़वा भी नहीं, स्वाद तो काफी अच्छा। तुमने छिलके और बीज सहित पूरा फल चबा डाला। वुल्फ चिंग आंखें फाड़े तुम्हें देखता रहा। वह जानना चाहता था कि इसका असर क्या होगा। स्पिरिट फ्रूट अवशोषित। होस्ट की शरीर क्षमता +5, शरीर क्षमता 5 बढ़ी। ये तो अच्छा। बस एवोल्यूशन पॉइंट्स की सीमा नहीं बढ़ी। तुम मन ही मन सिस्टम को खराब रेटिंग देना चाहते। ये फल मेरे लिए काम का है, इस बार तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तुम्हारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तुमने दूसरा स्पिरिट फ्रूट भी खा लिया। भैया आप ही खाइए, मुझे लालच नहीं है। वुल्फ चिंग ने भोलेपन से कहा। उसे तो बस फल स्वादिष्ट लग रहा था, उसने ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। उधर लांग शान पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे लगता था कि चाहे वह 10-20 स्पिरिट फ्रूट भी खा ले, फिर भी इविल वुल्फ हॉल के एक पंजे का सामना नहीं कर पाएगा। 2 स्पिरिट फ्रूट खाने के बाद तुम्हारी शरीर क्षमता 10 अंक बढ़ गई। बहुत जबरदस्त। पहले स्नेक गैलब्लैडर से मिले 5 अंक जोड़कर अब तुम्हारी क्षमता सीमा 45 तक पहुंच सकती थी। कमाल की चीज है। तुमने होंठ चाटे। अब ऐसे और कहाँ मिलेंगे? दूसरे जीवों का फ्यूजन करने से कहीं आसान है और इसमें कोई जोखिम भी नहीं। जब तुम अगले स्पिरिट फ्रूट के बारे में सोच रहे थे, उसी समय इविल वुल्फ हॉल का दूत तुम्हारी सीमा में प्रवेश कर चुका था। क्या बेकार जगह है, ढंग का शिकार भी नहीं मिलता। लगभग 5 मीटर लंबा और 2 मीटर से ऊंचा विशाल इविल वुल्फ चलते चलते बड़बड़ा रहा था। उसके शरीर से निकलने वाला भयानक दबाव 100 मीटर के भीतर के सभी जीवों को डरा कर भगा रहा था। उसे ऐसी जगह भेजा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आदेश तो आदेश था। अगर स्पिरिट फ्रूट नहीं मिला तो कुछ भेड़ियों को पकड़कर तोप का चारा बनाकर ले जाना ही होगा। ग्रीन वुल्फ की गंध आ रही है, पास ही है। उसने अपनी नाक फड़काई और दिशा पहचान ली। जब वह आराम से स्नेक केव पहुंचा तब तुम्हें स्पिरिट फ्रूट खाए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इन 5 दिनों में तुम्हारा मन थोड़ा ऊब चुका था। इस इलाके के जीव अब तुम्हारे लिए बहुत कमजोर हो गए थे। अब एक लियोपार्ड मारने पर सिर्फ 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। बहुत धीमी गति थी। तुम्हें लगने लगा था कि यह शिकार क्षेत्र अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। पूरा दिन घूमने के बाद भी सिर्फ 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। महाराज आप आ गए। इविल वुल्फ आ गया है। जैसे ही तुम स्नेक केव के पास पहुंचे, एक ग्रीन वुल्फ भागता हुआ तुम्हारे सामने आया। इविल वुल्फ कहते समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जरा भी धैर्य नहीं है। तुमने उसे घूरा और सीधे गुफा में चले गए। अंदर पहुंचते ही तुमने देखा वह काला इविल वुल्फ अकड़कर स्पिरिट प्लांट के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, ऊपर लगे फल कहाँ हैं? उसके सामने लांगशान किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। उसके दबाव से उसके पैर कांप रहे थे। उन्हें हमने खा लिया। इविल वुल्फ की आवाज और ठंडी हो गई। खा लिया? हाँ, सचमुच खा लिया था। लेकिन क्या ऐसी बात खुलकर कही जा सकती थी? उसके गुस्से का सामना कौन करता? इविल वुल्फ महोदय, लांगशान ने हिम्मत जुटाकर बात बदलने की कोशिश की। अब हमारे पास स्पिरिट प्लांट है, आगे से स्पिरिट फ्रूट की कमी नहीं होगी। लेकिन सामने वाला उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज दांत पीसते हुए निकली। फल कहाँ है? वो फल तो लांगशान पसीने में भीग गया। फल मैंने खाए हैं। एक शांत लेकिन ताकत से भरी आवाज गूंजी। तुम धीरे धीरे भेड़ियों के पीछे से बाहर आए। तुम ग्रीन वुल्फ के अल्फा हो? इविल वुल्फ की खूंखार नजर तुम पर टिक गई। अल्फा नहीं, तुमने उसे सुधारा। वुल्फ किंग। ये सुनकर वह पहले चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। वुल्फ किंग, सीमा पर रहने वाला एक देहाती भी खुद को राजा कहता है? ठीक है। अब वह गुस्सा भी नहीं था। उसने तुम्हें मरने वाले की तरह देखते हुए कहा, चूंकि तुमने फल खा लिए हैं तो उसकी भरपाई भेड़ियों से करनी होगी। इस बार जरूरत ज्यादा है। 70 भेड़िए ले जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लांगशान सबसे पहले चिल्लाया। क्या तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? उस पल भयानक हत्या की मंशा पूरे वातावरण में फैल गई। तुम सीधे उसके सामने जाकर उसकी आंखों में देखने लगे। फिर एक एक शब्द बोलते हुए कहा, हाँ, हम विद्रोह करते हैं। जो करना है कर लो। विद्रोह मिशन पूरा। इनाम आयु +10 दिन, एवोल्यूशन पॉइंट्स +10,000। वाह, तुम भी एक पल के लिए चौंक गए। आज सिस्टम ने पहली बार इतनी बड़ी इनाम राशि दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि 2 साधारण स्पिरिट फ्रूट खाकर तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो?
इविल वुल्फ की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कुएं का मेंढक, आज तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। डिंग, नया मिशन सक्रिय। इविल वुल्फ का वध करो। मिशन, आक्रमण करने वाले इविल वुल्फ को मार डालो। इनाम, अज्ञात। बहुत अच्छा, तुम मन ही मन मुस्कुराए। इस मिशन के बिना भी आज तुम उसे छोड़ने वाले नहीं थे। इविल वुल्फ ने दांत दिखाते हुए पूरी ताकत से तुम पर छलांग लगा दी, लेकिन उसी क्षण वुल्फचिंग और लांगशान दोनों तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ने शरीर झुकाकर चेतावनी भरी दहाड़ लगाई। वुल्फचिंग तो जन्म से ही निडर था और लांगशान अपने अधीनस्थ का कर्तव्य निभा रहा था। गद्दारों का झुंड, सब मरोगे। इविल वुल्फ की छलांग बेहद खतरनाक थी। उसकी ताकत उस छोटे टाइगर से कई गुना ज्यादा थी जिसे तुम पहले मार चुके थे। ध्यान से देखो, कभी भी छलांग लगाकर हमला मत करना, ये सबसे बेवकूफी भरा तरीका है। तुम पीछे खड़े भेड़ियों को लड़ाई का पाठ पढ़ाते हुए खुद आगे बढ़े। जैसे ही इविल वुल्फ हवा में उछला, तुम्हारा शरीर एक झटके में उसकी नीचे की तरफ पहुंच गया। तुमने अपना सिर पूरी ताकत से उसके नरम पेट में दे मारा। इविल वुल्फ ने ऐसी चाल की कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही पल वह फटे बोरे की तरह दूर जा गिरा। जमीन पर कई बार लुढ़कता हुआ बेहद शर्मनाक हालत में पहुंचा। उसके मन में तूफान मच गया। ये आखिर है क्या? इसमें इतनी ताकत कहां से आई? तू आखिर किस चीज का बना है? वह उठकर कुछ कदम पीछे हट गया। अब उसमें दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी यह बात तुम्हें पूरी तरह भड़का गई। लड़ना है तो लड़, उल जुलूल बातें क्यों कर रहा है? तुम गरजते हुए सीधे उसकी ओर दौड़े। तू ही बेहुदा है, तेरा पूरा खानदान बेहुदा है। तुम्हारी रफ्तार पहले ही उससे कम नहीं थी। ऊपर से स्विफ्ट टैलेंट के कारण अब तुम धूसर बिजली की तरह दौड़ रहे थे। इविल वुल्फ ने सहज रूप से पंजा मारा, लेकिन जैसे ही दोनों भिड़े वह पूरी तरह घबरा गया। ये लड़ाई कैसे जीते? रफ्तार उससे ज्यादा, ताकत उससे ज्यादा, यहाँ तक कि तुम्हारी खाल भी उससे कहीं मजबूत थी। तुम्हारे हर पंजे से उसके शरीर पर गहरे घाव बन रहे थे और उसके पंजे बस तुम्हारे कुछ बाल ही उखाड़ पा रहे थे। तुम्हारी मजबूत खाल तक नहीं फाड़ पा रहे थे। कुछ ही वारों में इविल वुल्फ टूट गया। अगर यही चलता रहा तो वह थक थक कर मर जाएगा। उसकी आंखों में पागलपन चमका। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। करीबी लड़ाई, उसे अपने जबड़ों की ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वह एक ही काट में फैसला करना चाहता था। तुम्हारे हमलों की परवाह किए बिना उसने अपना विशाल मुंह खोलकर तुम्हारी गर्दन पर झपट्टा मारा। दूर हट, तेरी सांस से बदबू आ रही है। तुमने उसकी चाल पहले ही भांप ली थी। जैसे ही वह करीब आया, तुमने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पंजे की ताकत ने उसके चेहरे को चीर दिया। उसकी एक आंख वहीं नष्ट हो गई। उसकी दर्द भरी चीख पूरी स्नेक केव में गूंज उठी। भारी ताकत से उसका हमला पूरी तरह चूक गया। उसका भयानक काटना हवा में ही रह गया। एक आंख खो चुका इविल वुल्फ जमीन पर तड़पने लगा। अब उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। तुमने जमीन पर पड़े अपने उखड़े हुए बाल देखे। तुम्हारा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये बाल तो कुछ ही दिन पहले उगे थे और इसने फिर से उखाड़ दिए। लड़ाई कर रहा है या मेरे बाल नोचने आया है? आऊं। इविल वुल्फ दर्द सहते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी बची हुई आंख खून से लाल हो चुकी थी। वह एक बार फिर तुम पर झपट्टा। अब मौका खत्म। तुम और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और एक भी बाल नहीं खोना चाहते थे। जैसे ही वह पास आया, तुम एक झटके में उसकी सीध से हट गए। साथ ही तुमने अपना मुंह खोल दिया। अंधेरी गुफा में तुम्हारे नुकीले दांत ठंडी चमक के साथ चमके। वुल्फ फैंग फ्लैश खत्म। वह गया। वुल्फचिंग ने धीरे से बुदबुदाया। उसे अच्छी तरह पता था, उसका बड़ा भाई जब काटता है तो सामने वाले का बचना नामुमकिन होता है। अगले ही पल तुमने इविल वुल्फ की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ ली। तुम्हारी जबड़े की ताकत और नुकीले दांतों के सामने जिस खाल पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वह कागज की तरह फट गई। तुमने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। एक जोरदार झटके से उसका विशाल शरीर हवा में उछाल दिया और उसकी गर्दन का बड़ा मांस का टुकड़ा चमड़ी और नसों सहित तुम्हारे मुंह में आ गया। तुमने घृणा से वह खून से लथपथ मांस बाहर थूक दिया। पूरा मुंह खून से भर गया था। तुम्हारी आभा और भी भयावह हो गई। लैंगशान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली इविल वुल्फ दूत तुम्हारे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इविल वुल्फ जमीन पर पड़ा था। उसके गले से इविल वुल्फ जमीन पर पड़ा था। उसके गले से घरघराहट की आवाज निकल रही थी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका सिर एक और लुढ़क गया। उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। डिंग, इविल वुल्फ का वध, विकास अंक +1000। डिंग, मिशन पूरा। इविल वुल्फ का वध, मिशन इनाम, आयु +10 दिन, विकास अंक +3000। महाराज, ये अब क्या होगा? लैंगशान आखिरकार होश में आया। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि ठीक से निकल भी नहीं रही थी। वह तो दूत था। अगर इविल वुल्फ हॉल को पता चल गया कि उसका दूत मारा गया है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या होगा? इसका क्या मतलब? तुमने सिर पर लगा खून झटकते हुए बेपरवाही से कहा, खाना हो तो खा लो, नहीं खाना हो तो दफना दो। तुम कुछ पल रुके। तुम्हारी नजर वहाँ मौजूद हर डरे सहमे ग्रीन वुल्फ पर घूमी। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे स्नेक केव में साफ गूंज उठी। जहाँ तक आगे की बात है, जो भी आने की हिम्मत करेगा, एक आएगा तो एक को हराऊंगा, झुंड आएगा तो पूरे झुंड को हराऊंगा। मेरी सुरक्षा का फायदा उठाना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे पास लैंगशैन की उलझनों पर ध्यान देने का समय नहीं था। ग्रीन वुल्फ उस इविल वुल्फ की लाश को बांटकर खा रहे थे और इस लंबे समय बाद मिली जीत का जश्न मना रहे थे। उधर तुम अपने ठिकाने पर लौट आए और बिना समय गंवाए अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए। तुम अच्छी तरह जानते थे कि एक इविल वुल्फ को हराना सिर्फ शुरुआत थी। असली मुसीबत इविल वुल्फ हॉल था। वह तुम्हारे सिर पर लटकती तलवार की तरह था जो किसी भी समय गिर सकती थी। उससे पहले तुम्हें और भी ताकतवर बनना होगा। और स्पिरिट फ्रूट कहाँ मिल सकते हैं? तुम मन ही मन सोचने लगे। उच्च स्तर के जीवों का फ्यूजन करना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था, लेकिन स्पिरिट फ्रूट
फ्रूट अलग थे, वे सचमुच बेहद कीमती संसाधन थे। तुमने तय किया कि पहले अपने सभी गुणों की क्षमता को अधिकतम सीमा तक पहुंचाओगे, उसके बाद विकास अंकों से उन्हें और बढ़ाओगे। यही सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका था ताकतवर बनने का। मैंटिस से विकसित होकर जंगली भेड़िया बनने के बाद तुमने एक ऊंचे दर्जे के ईविल वुल्फ को मार दिया, जिससे तुम भेड़ियों की सबसे ताकतवर शक्ति ईविल वुल्फ हॉल के दुश्मन बन गए। तुम्हारे सभी साथी डर गए, उन्हें भय था कि दूसरे ईविल वुल्फ बदला लेने आएंगे और पूरे कबीले का सफाया कर देंगे, लेकिन तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। डिवाइन सिस्टम का साथ होने की वजह से तुम्हें बस ईविल वुल्फ हॉल के कदम उठाने से पहले खुद को और भी ताकतवर बनाना था, फिर सीधे ईविल वुल्फ हॉल पर कब्जा करके खुद नया वुल्फ किंग बन जाना था। फिलहाल सबसे तेज तरीका था स्पिरिचुअल फ्रूट खाकर अपने शरीर के सभी गुणों को अधिकतम तक बढ़ाना। लेकिन ये चीज कहाँ मिलेगी, यही सवाल तुम्हें रोक रहा था। इसीलिए तुमने वुल्फ शान को बुलाया। एक बाहरी होने के नाते स्थानीय भेड़ियों से पूछना ही सही था। वुल्फ शान, तुम लोगों को पहले स्पिरिचुअल फ्रूट कहाँ मिला था? महाराज, हमें जो स्पिरिचुअल फ्रूट मिले थे वे एक बार मिलने वाले थे। फल पकने के बाद स्पिरिचुअल मशरूम मर जाती थी, इसीलिए उसका पता दोबारा नहीं लगाया जा सकता था। वुल्फ शान ने जवाब दिया, लेकिन जिस स्पिरिचुअल मशरूम की हम रखवाली कर रहे हैं उस पर बार बार फल लगते हैं। एक बार में कई फल आते हैं। मैंने ध्यान दिया है। कितने समय में फल लगते हैं? कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल। तुमने सिर हिला दिया। 1 साल? ईविल वुल्फ हॉल तुम्हें 1 साल का समय देगा? मेरी अपनी उम्र भी इतनी मोहलत नहीं देती। कोई दूसरी जगह नहीं है? लेकिन वुल्फ शान थोड़ा झिझका। वहाँ बहुत खतरा है। जहाँ स्पिरिचुअल फ्रूट लगातार मिलते हैं वहाँ हमेशा कोई ताकतवर रक्षक होता है। उसका मतलब साफ था, अगर चाहिए तो छीनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुम्हें पता है किस कबीले के पास है? वुल्फ शान ने तुम्हारा चेहरा देखा और समझ गया कि तुम्हें रोकना नामुमकिन है। उसने गहरी सांस ली। उत्तर पूर्व दिशा में यांगू माउंटेन रेंज है, वहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं। उसने बहुत सारे शब्द पर खास जोर दिया। यांगू माउंटेन रेंज। तुमने यह नाम याद कर लिया, लेकिन अगले ही पल तुम फिर सोच में पड़ गए। तुम तो अकेले चले जाओगे, लेकिन इन ब्लू वुल्व्स का क्या होगा जिनमें अभी अभी थोड़ा साहस आया है? अगर तुम्हारे जाते ही ईविल वुल्फ हॉल आ गया तो क्या ये सब मर नहीं जाएंगे? वुल्फ शन अचानक सीधा खड़ा हो गया, मानो उसने तुम्हारे मन की बात पढ़ ली हो। हम सब यही मर जाएंगे, लेकिन उनके सामने कभी नहीं झुकेंगे। वाह, एक भेड़िए की टांग खाकर इसका हौसला भी सख्त हो गया। पूरे झुंड को साथ ले चलने का विचार तुम्हारे मन में एक पल के लिए आया, लेकिन यांगू माउंटेन रेंज का नाम सुनते ही समझ आ गया कि वह ऊंचे स्तर का इलाका है। तुमने यह विचार तुरंत छोड़ दिया। तुम खुद भी शायद वहाँ अपनी जान न बचा पाओ। ऐसे कमजोर साथियों को साथ ले जाना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। तुम लोग यहीं रहो। तुमने फैसला सुनाया। अगर ईविल वुल्फ हॉल के लोग आए तो कह देना कि उस भेड़िए को कभी देखा ही नहीं। वुल्फ शान ने मुंह खोला। वह कहना चाहता था कि ईविल वुल्फ हॉल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारी दृढ़ नजर देखकर उसने बात वापस निकल ली। वह तुम्हें चिंता में डालकर विदा नहीं करना चाहता था। जी, झुंड तुम्हारे भरोसे है। मैं आज ही निकलता हूँ। अगर उस स्पिरिचुअल मशरूम पर फिर फल लगे तो तुम लोग ही खा लेना। वह विकास के लिए अच्छा है। तुम वैसे भी काम के आदमी थे। जो कहा वही किया। तुरंत निकल पड़े। डिंग। मिशन सक्रिय। यांगू माउंटेन रेंज पहुंचो। मिशन की शर्त, 30 दिनों के भीतर यांगू माउंटेन रेंज पहुंचना। इनाम अज्ञात। 30 दिन? इतनी दूर? अपनी रफ्तार का हिसाब लगाकर तुम चौंक गए। 30 दिन दौड़ो तो पूरा महाद्वीप पार हो जाए। अचानक तुम्हें कुछ याद आया। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वुल्फ शैन, यांगू माउंटेन रेंज कितनी दूर है? तुम्हारी रफ्तार से 10 दिन में पहुंच जाओगे। तुम मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। सिस्टम ने तुम्हारे लिए पूरे 20 दिन अतिरिक्त छोड़े थे। लगता है वह भी चाहता था कि जाने से पहले तुम बाकी काम निपटा दो। उस ईविल वुल्फ की लाश तुम लोगों ने खा ली? महाराज जरा रुकिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वुल्फ शैन को लगा तुम रास्ते के लिए खाना ले जाना चाहते हो। वह मुड़कर भेड़ियों के पास बचा हुआ मांस लेने ही वाला था। जरूरत नहीं, तुमने उसे रोक दिया। बस उसकी खाल ले आओ। ईविल वुल्फ की खाल? वुल्फ शान हैरान रह गया। तुम्हारे पंजों से वह जगह जगह फटी हुई थी, पूरी तरह चिथड़ों में बदल चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या काम होगा, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में वह आधी फटी हुई खाल घसीट कर ले आया। महाराज बस इतनी ही बची है, काफी है। तुमने बेपरवाही से उसे सिस्टम बैकपैक में रख लिया। फिर आखिरी सवाल पूछा, यहाँ से सबसे नजदीक दूसरा भेड़ियों का झुंड किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व, 5 दिन की दूरी पर। अच्छा, वुल्फ चिंग को बुलाओ। कुछ ही देर में वुल्फ चिंग आ गया। लगता था वुल्फ शान उसे सब बता चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। बड़े भाई, आप फिर जा रहे हैं? हाँ, आज ही। तुमने उसकी ओर देखा, धीरे से बोले, मेरे जाने के बाद यहाँ सब तुम्हारे भरोसे रहेगा। तुम जानते थे अभी वुल्फ चिंग इतना ताकतवर नहीं हुआ कि पूरे ब्लू वुल्फ कबीले को संभाल सके, लेकिन तुम्हें विश्वास था उसके पास 3 टैलेंट हैं। एक दिन वह जरूर शिखर पर पहुंचेगा। बड़े भाई निश्चिंत रहिए। वुल्फ चिंग की आंखों में पूरा आत्मविश्वास था। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर तुम मुड़े और बिना जरा भी रुके चले गए। तुम्हारी जाती हुई पीठ को देखकर वुल्फ शान के मन में चिंता भी थी और उदासी भी। उसने बगल में खड़े बिल्कुल शांत वुल्फ चिंग को हल्का सा धक्का दिया। तुम्हें अपने बड़े भाई की जरा भी चिंता नहीं है? वुल्फ चिंग ने उसकी ओर देखा। वह नजर मानो किसी मूर्ख को देख रही हो। चिंता तो यांगू माउंटेन रेंज वालों को करनी चाहिए। इतना कहकर उसने आलस से अंगड़ाई ली। ऐसे बोला जैसे किसी दोस्त से मिलने जा रहा हो। चलो हम भी तैयारी कर लेते हैं, कहीं बाद में यांगू माउंटेन रेंज में जाकर बसना पड़े तो हड़बड़ाहट न हो। वुल्फ शैन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे लगा उसका दिमाग इन दोनों भाइयों की सोच तक पहुंच ही नहीं सकता। वह यांगू माउंटेन रेंज था। आखिर कैसी आत्मविश्वास था जो तुम दोनों उसे अपना पिछवाड़े का बगीचा समझ रहे थे। उधर तुम दक्षिण पूर्व दिशा में पूरी
रफ्तार से दौड़ रहे थे। सिस्टम ने समय सीमा दी थी, तुम एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रास्ते में तुम सिर्फ उन्हीं जीवों के सामने रुकते थे जिनसे टैलेंट फ्रैगमेंट मिलने की संभावना होती थी, बाकी पूरा समय दौड़ते रहे। 3 दिन बाद तुम वुल्फशान द्वारा बताए गए उस भेड़ियों के इलाके में पहुंच गए। डेंग, मिशन सक्रिय, इविल वुल्फ को भगाओ। मिशन की शर्त, भेड़ियों के झुंड की मदद करके इविल वुल्फ को खदेड़ो। इनाम, अज्ञात। मिशन आ गया, मतलब तुम सही जगह पहुंचे थे। वैसे भी तुम्हारा इरादा मुसीबत को दूसरी दिशा में मोड़ने का था, लेकिन इविल वुल्फ की लाश को बाघ या भालू के सामने फेंक देना बहुत बड़ा नुकसान होता। चलती फिरती एवोल्यूशन वैल्यू आखिर तुम्हें ही चाहिए थी। सबसे अच्छा तरीका यही था कि इविल वुल्फ हॉल का पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी ओर रहे। तुमने अब अपनी मौजूदगी छिपानी बंद कर दी। गंध का पीछा करते हुए सीधे भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में खून की तेज गंध तुम्हारी नाक में समा गई। यह भेड़ियों के खून की गंध थी। जैसे जैसे दूरी कम हुई, वैसे वैसे दर्द भरी हुआ की आवाज भी सुनाई देने लगी। तुमने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। तुम्हारा दिल बैठ गया। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। एक विशाल इविल वुल्फ दूसरे ब्लू वुल्फ झुंड पर बेरहमी से हमला कर रहा था। जमीन पर करीब 20 भेड़ियों की लाशें पड़ी थीं। उस पल तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे जाने के बाद इविल वुल्फ हॉल तुम्हारे अपने कबीले पर टूट पड़ा हो। घिनौनी चीज, तुम्हारा गुस्सा फट पड़ा। तुम काली बिजली की तरह जंगल से निकलकर सीधे उसकी ओर झपटे। तुम्हारे शरीर से निकलती आभा बर्फीले भाले जैसी थी। उसने उसी पल उस इविल वुल्फ को पूरी तरह ढक लिया। उसके पूरे शरीर के रोए खड़े हो गए। वह झटके से मुड़ा। कौन? जब उसने तुम्हें देखा तो राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तब तक तुम उसके सामने पहुंच चुके थे। तुझे अभी पता चल जाएगा। तुमने बेकार की बात नहीं की, सीधे हमला कर दिया। स्विश, पंजा हवा चीरता हुआ निकला। उस इविल वुल्फ को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसके चेहरे पर कई गहरे घाव बन गए। भयानक ताकत से वह हवा में उछल गया, जमीन पर कई बार लुढ़का और जाकर एक बड़े पेड़ से टकराया। वह हैरान और भयभीत था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ये आखिर कैसा राक्षस है? शरीर इतना बड़ा भी नहीं, फिर ताकत इतनी भयानक कैसे? तू क्या करना चाहता है? क्या तू इविल वुल्फ हॉल का दुश्मन बनना चाहता है? उसने कांपती आवाज में धमकी दी। बिल्कुल सही कहा तुमने। वह आधी फटी हुई भेड़िए की खाल उसके सामने फेंक दी। ठंडी आवाज में बोले, वापस इविल वुल्फ हॉल जा। इसे अपने सरदार को देना। कह देना उस भेड़िए को मैंने जंग यंग ने मारा है। अगर बदला लेना है तो यांगू माउंटेन रेंज आ जाए। उस इविल वुल्फ ने खाल पर बने पंजों के निशान देखे, फिर अपने चेहरे के ताजा घावों को छुआ। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम अगर जिंदा रहना चाहता है तो तुरंत निकल जा और मेरा संदेश पहुंचा देना। तुम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। तुम्हारी आभा चारों ओर फैल गई। हाँ, तू चाहो तो मत जाना। मुझे दूसरा संदेश वाहक ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं। ये शब्द उसके सम्मान को पैरों तले रौंदने जैसे थे। इविल वुल्फ गरज उठा। उसने लड़ने का फैसला किया, लेकिन नतीजा साफ था। उसके शरीर पर कुछ और गहरे घाव बढ़ गए और जब तुमने उसकी एक पिछली टांग भी तोड़ दी तो आखिरकार उसने संदेशवाहक बनने का सम्मान स्वीकार कर लिया। पूंछ दबाकर लंगड़ाता हुआ भाग गया। बेवकूफ, तुमने उसकी जाती हुई पीठ देखकर ठंडी हंसी हंसी। हालांकि मन ही मन थोड़ा अफसोस भी हुआ। आखिर वह भी ढेर सारी एवोल्यूशन वैल्यू था। डिंग, मिशन पूरा। इविल वुल्फ को खदेड़ा गया। इनाम, आयु प्लस 5 दिन। बस इतना? तुमने होंठ सिकोड़ लिए। इस बार सिस्टम जरूरत से ज्यादा कंजूस निकला। तभी बचे हुए ब्लू वुल्फ कांपते हुए तुम्हारे पास आए। माफ कीजिए, आप कौन हैं? तुमने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले मुड़कर चल दिए। तुम्हें ऐसे कबीले में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो आदत से मजबूर होकर हर बार झुक जाता हो। अगर इविल वुल्फ हॉल दोबारा लौट आया तो ये लोग पल भर में तुम्हारा नाम बता देंगे। कुछ कदम चलने के बाद बिना पीछे देखे तुमने कहा, अगर इविल वुल्फ हॉल फिर आए तो उन्हें यंगू माउंटेन रेंज भेज देना। वहाँ जंग यंग नाम का एक भेड़िया मिलेगा। यही वुल्फ चिंग और बाकी साथियों के लिए तुम्हारी आखिरी सुरक्षा थी। रास्ते में तुम अगले एवोल्यूशन की योजना बनाने लगे। अगर मैं अभी इविल वुल्फ बन जाऊं तो पहले जो टाइगर बोन मिलाया था क्या वह गायब हो जाएगा? डिंग, एवोल्यूशन के बाद होस्ट के पुराने एट्रीब्यूट्स, टैलेंट्स और फ्यूजन एनहांसमेंट को चाहो तो रख सकते हो या छोड़ सकते हो। ये सुनते ही तुम्हें राहत मिली। यह विकल्प सचमुच शानदार था। मतलब भविष्य में अगर तुम ड्रैगन भी बन गए तो शुरुआती स्तर की बेकार हड्डियां ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो काफी समझदार निकले। तुमने खुश होकर पूछा, लेवल 4 शॉप खोलने के लिए कितनी इवोल्यूशन वैल्यू चाहिए? तुम्हारे पास अभी 70,000 इवोल्यूशन वैल्यू थी। तुमने सोचा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होगी। डिंग, लेवल 4 शॉप खोलने के लिए 5 लाख इवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। कितनी? तुम्हारी सांस अटक गई। तुमने पंजों पर गिनकर पीछे लगे शून्य गिने। 5 लाख। तू लूटने क्यों नहीं निकल जाता? मानो सिस्टम ने तुम्हारा गुस्सा महसूस कर लिया हो। उसने धीरे से एक और बात जोड़ी। डिंग, लेवल 4 शॉप खुलने पर ब्लड लाइन एक्सचेंज फंक्शन सक्रिय होगा। बस यही एक वाक्य तुम्हारा सारा गुस्सा शांत करने के लिए काफी था। डिंग, ब्लड लाइन एक्सचेंज। होस्ट के पास वर्तमान में जंगल वुल्फ ब्लड लाइन है। उच्च स्तर की ब्लड लाइन मिलने पर पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा और उसी जीव की इवोल्यूशन रूट भी खुल जाएगी। तुम अच्छी तरह जानते थे। तुम्हारी इवोल्यूशन वैल्यू लगभग सीमा तक पहुंच चुकी थी। अपग्रेड करना अब जरूरी था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे मोबाइल की मेमोरी सिर्फ 1% बची हो। साफ नहीं किया तो सिस्टम ही अटक जाएगा। सिस्टम, अगर मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो तो क्या मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? तुम्हारा दिल जोश से भर उठा। आखिर ड्रैगन बनने का सपना किसने नहीं देखा? डिंग, जब तक इवोल्यूशन वैल्यू पर्याप्त होगी तब तक संभव है। सिस्टम ने साफ जवाब दिया। लेकिन उसी पल तुम्हें हकीकत में भी लौटा दिया। ड्रैगन, अभी उसके बारे में सोचना बेकार था। अगर वह शॉप में भी मिला तो उसकी कीमत तुम्हें उसी समय कंगाल बना देगी। तुमने अपना स्टेटस पैनल देखा, मन और भी बेचैन हो गया। 70,000 से ज्यादा एवोल्यूशन वैल्यू 80,000 की सीमा से बस थोड़ा ही कम थी। ऐसे में उसे उम्र के बदले खर्च करना तुम्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिलहाल उम्र काफी थी, लेकिन एवोल्यूशन वैल्यू
उसे जुटाना आसान नहीं था। ब्लू वुल्फ बनने में कितनी एवोल्यूशन वैल्यू लगेगी और इविल वुल्फ बनने में? तुमने सीधे मुद्दे की बात पूछी। डिंग। ब्लू वुल्फ सिर्फ ब्लड लाइन रैंक अपग्रेड है, इविल वुल्फ क्रॉस टीयर इवोल्यूशन है। सिस्टम की बात सुनते ही तुम समझ गए, यानी ये स्तर का फर्क था। जंगल वुल्फ से ब्लू वुल्फ एक स्तर ऊपर, लेकिन इविल वुल्फ कई स्तर ऊपर, तो कीमत भी ज्यादा होना स्वाभाविक था। यह तर्क तुम्हें स्वीकार था। भले ही उस इविल वुल्फ को हराना तुम्हारे लिए आसान रहा हो, लेकिन वह अब तक का सबसे ताकतवर कैनाइन जीव था जिसकी ब्लड लाइन सबसे ऊंची थी, इसीलिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इविल वुल्फ में एवोल्यूशन। डिंग। 2000 नहीं, 20,000 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च होगी। क्या पुष्टि करते हैं? पुष्टि करता हूँ। तुम्हारे शरीर के भीतर की एवोल्यूशन वैल्यू लगभग सीमा तक पहुंच चुकी थी। जरूरत तुम्हारे भीतर का विकास अंक पहले ही लगभग सीमा तक पहुंच चुका था। एक साधारण चिंगलंग बनना तुम्हारी भूख मिटाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। अगले ही पल एक चीड़ देने वाली शक्ति तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ गई। हड्डियां जोर जोर से चटकने लगी, मांसपेशियां हुआ तेजी से बदलने लगी। ठीक इसी असहनीय पीड़ा और नए जन्म की सीमा पर सिस्टम का इंटरफेस सामने उभर आया। वोल्फ बोन नाइट विजन रखना है या छोड़ना है, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? वोल्फ बोन की ताकत तुम पहले ही अनुभव कर चुके थे, और नाइट विजन जो सांप के पित्त की शक्ति से मिला था, अंधेरे में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब कुछ रखना है। डिंग। विकासपूर्ण। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भर गया है। नीचे देखा तो तुम्हारे शरीर का आकार पहले से पूरा एक स्तर बड़ा हो चुका था। शरीर की लंबाई सीधे 5.5 मीटर हो गई और कंधों की ऊंचाई 2.2 मीटर तक पहुंच गई। अब तुम पूरे विश्वास से कह सकते थे कि पहले जो 2 लैंग तुमसे सुरक्षा शुल्क लेने आए थे, अगर अब तुम्हें देखते तो तुम्हें ही बड़ा भाई कहते। सिस्टम। अब मेरी क्षमता की सीमा और शुद्धिकरण अंकों की सीमा कितनी है? डिंग। क्षमता सीमा 75, शुद्धिकरण अंक सीमा 2,50,000। तुमने होंठ छाटे, लेकिन तुम्हें कुछ अजीब सा लगा। जब तुमने उस ई लैंग को मारा था तब तो वह इतना ताकतवर नहीं लगा था। फिर तुमने सोचा, तुम स्पिरिट फ्रूट खा चुके थे, टाइगर बोन का भी विलय कर चुके थे और मिशन के इनाम भी मिल चुके थे, इसलिए तुम्हारी क्षमता की सीमा किसी शुद्ध नस्ल के ई लैंग से ज्यादा होना स्वाभाविक था। अब तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही विचार था, कोई प्रतिद्वंद्वी मिले और अपनी नई ताकत को आज जमाया जाए। जिस दिन तुम प्रेइंग मैंटिस से विकसित होकर जंगल वुल्फ बने थे, उसके पूरे 2 महीने बाद तुमने पूरे 2 लाख विकास अंक जुटा लिए और आखिरकार कुत्ते कुल की सबसे शक्तिशाली रक्त रेखा वाले ई लैंग में विकसित हो गए। अपनी इस नई देह की ताकत परखने के लिए तुमने पहले किसी शिकार पर हाथ आजमाने का फैसला किया। तभी तुमने जोर से अपनी नाक भड़काई। तुम्हें एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई। ज्यादा दूर नहीं, एक पेड़ की मोटी डाल पर एक लेपर्ड चारों पैर फैलाकर गहरी नींद में सो रहा था। छोटे लेपर्ड, आज तुम्हारा खेल खत्म। अगले ही पल तुम एक छलांग में उछले। तुम्हारे पंजे कांटों जैसे थे। तुम बिना कोई आवाज किए पेड़ पर चढ़ गए। उधर लेपर्ड को अचानक ठंडी सिहरन महसूस हुई। वह तुरंत जाग गया। आंख खुलते ही उसके मन में पहला ख्याल आया, भेड़िया पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? उसका दूसरा ख्याल बनने से पहले ही उसकी दुनिया अंधेरी हो गई, क्योंकि तुम्हारे तेज पंजे पहले ही उसका गला चीर चुके थे। डिंग। लेपर्ड का वध। विकास अंक +50, स्विफ्ट टैलेंट फ्रैगमेंट +1। तुम्हारा चेहरा तुरंत उतर गया। कमजोर शिकार अब पहले से भी कम इनाम देने लगे थे। तुम्हारे शक्तिशाली होने के बाद बस एक ही बात अच्छी थी, स्विफ्ट टैलेंट फ्रैगमेंट अभी भी मिल रहे थे। लगता है फिलहाल अपनी ताकत और नहीं बढ़ानी चाहिए, वरना इन छोटे शिकारों से टैलेंट फ्रैगमेंट भी मिलना बंद हो जाएगा। विकास अंक तो जैसे तैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन टैलेंट फ्रैगमेंट बहुत कीमती चीज है। सिस्टम की दुकान में एक फ्रैगमेंट की कीमत ही 1000 अंक है। बहुत महंगा सौदा है। ठीक है, यही खेती करूंगा। तुमने फैसला कर लिया। यह पूरा इलाका तुम्हारा निजी अभ्यास क्षेत्र बन गया। जंगली सुअर, मगरमच्छ और लेपर्ड जिस पर भी तुम्हारी नजर पड़ती, उसका अंत तय था। लगातार 10 दिन तक तुम किसी भूतिया शिकारी की तरह पूरे इलाके के जीवों का सफाया करते रहे। मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर, शीर्ष स्तर निष्क्रिय प्रभाव, शारीरिक क्षमता 2 गुनी, मजबूत त्वचा, शीर्ष स्तर निष्क्रिय प्रभाव, चमड़ी और फर की रक्षा 2 गुनी, स्विफ्ट उच्च स्तर निष्क्रिय प्रभाव, फुर्ती 2 गुनी। मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर वाला टैलेंट वाकई बेहद शक्तिशाली था। तुम्हारी शारीरिक क्षमता सीधे 90 अंक तक पहुंच गई। अब तुम भेड़िए की खाल ओढ़े हुए एक भारी बख्तरबंद टैंक जैसे थे, लेकिन स्विफ्ट टैलेंट ने तुम्हें परेशान कर रखा था। उसे उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए तुमने 100 से भी ज्यादा लेपर्ड मार डाले, लेकिन उसे शीर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए अब भी 900 लेपर्ड और चाहिए थे। इतना समय बर्बाद करना ठीक नहीं था। तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया। पहले ही 15 दिन निकल चुके थे, अब और देर नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे चाहकर भी बचा नहीं जा सकता। तुम अभी निकलने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारी नाक में लेपर्ड की बेहद तेज गंध आई। ये क्या हो रहा है? कोई पार्टी चल रही है क्या? तुम अच्छी तरह जानते थे लेपर्ड अकेले रहने वाले जीव होते हैं। इतनी सारी गंधों का एक जगह इकट्ठा होना जरूर किसी बड़ी बात का संकेत था। जिज्ञासा के कारण तुम गंध का पीछा करते हुए तेजी से जंगल में दौड़ पड़े। आखिरकार तुम एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचे। वह घाटी मानो किसी उल्का पिंड के गिरने से बना विशाल गड्ढा हो, अंदर हरियाली से भरी हुई थी, लेकिन लेपर्ड की गंध इतनी घनी थी कि हवा में घुली हुई महसूस हो रही थी। साथ ही एक और ऐसी गंध थी जो तुमने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसमें हल्की सी मीठी और अजीब खुशबू थी। चलकर देखते हैं। नीचे चाहे जो भी हो, सिर्फ वे दर्जनों चलते फिरते टैलेंट फ्रैगमेंट ही तुम्हारे लिए काफी थे। एक फ्रैगमेंट की कीमत 1000 अंक है। ये सब चलते फिरते खजाने थे। घाटी के भीतर जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। अंधेरे में तुम्हारी आंखें दीपक की तरह चमक रही थी। तुम्हारा काला फर तुम्हें पूरी तरह परछाइयों में छिपा
पा रहा था। लेकिन जब तुम घाटी की सबसे गहराई में पहुंचे तो देखा कि वे लेपर्ड आगे बढ़ रहे थे। भागना चाहते हो? तुमने अचानक अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। 60 अंक की फुर्ती ने तुम्हें काली बिजली बना दिया। करीब 15 मिनट बाद तुम आखिरकार उनके पास पहुंच गए। तुम मुस्कुराए। पूरे 30 से ज्यादा लेपर्ड, कई दिनों की मेहनत बच गई। लेकिन अगले ही पल तुमने उनका सामना देखा। लायन, 10 से ज्यादा लायन 30 से अधिक लेपर्ड को घेर कर खड़े थे। उनका घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं था। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब था। सच कहें, अगर ये सारे लायन और लेपर्ड एक साथ भी तुम पर टूट पड़ते तो भी तुम पलक तक नहीं झपकाते। अच्छा मौका है अपनी शीर्ष स्तर की मजबूत त्वचा की परीक्षा लेने का। लेकिन तुम्हें इससे भी ज्यादा जिज्ञासा थी कि ये सब आमने सामने क्यों खड़े हैं। क्या इन्हें कोई स्वर्गीय खजाना मिल गया है? अगर सचमुच कोई स्पिरिट फ्रूट हुआ तो फिर तुम बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे। ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे, तुम आराम से चलते हुए बाहर निकल आए। तुम्हारे आते ही पूरा मैदान तुम्हारी ओर देखने लगा। लायन और लेपर्ड दोनों ने घृणा भरी नजर से तुम्हें देखा। ईलैंग, अगर भूख लगी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। शेरों के झुंड का एक नर शेर तुम पर दहाड़ा। उसकी आवाज में धमकी और तिरस्कार साफ झलक रहा था। ये सुनकर तुम हंस पड़े। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और ये जानवर पहले ही भौंकने लगे। ठीक है, सबका काम तमाम कर देता हूँ। तुमने मन ही मन फैसला कर लिया, ये सब विकास अंक और टैलेंट है, मुफ्त का माल क्यों छोड़ा जाए। हमला, तुमने बिना किसी चेतावनी के धनुष से छूटे तीर की तरह हमला कर दिया। शेरों का झुंड बिल्कुल तैयार नहीं था। एक अकेला भेड़िया उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। 3 सबसे ताकतवर नर शेर सीधे तुम्हारी ओर लपके। उनकी ताकत मानो तुम्हें कुचल देना चाहती थी। लेकिन किसने कहा कि तुम्हें उनसे सीधी टक्कर लेनी है? तुम्हें तो एक ही वार में दुश्मन खत्म करना पसंद था। तुमने अपनी गति का फायदा उठाया। तीनों के बीच बिजली की तरह घूमते रहे। विशाल शरीर होने के कारण नर शेरों का मुड़ना बहुत धीमा था। 2 सेकंड भी नहीं बीते कि उनकी जानलेवा कमजोरी सामने आ गई और तुमने मौका पकड़ लिया। उसी समय डिंग, मिशन सक्रिय, गोल्डन बीस्ट को छीनो। मिशन की शर्त, जानवरों के झुंड के बीच से गोल्डन बीस्ट को हासिल करो। इनाम, अज्ञात। गोल्डन बीस्ट, ये क्या चीज है? तुम अचानक रुक गए। तुम्हारी तेज नजरें पूरे झुंड में पागलों की तरह खोजने लगी। तुम्हारा अचानक रुक जाना देखकर तीनों नर शेर घबरा गए। क्या हुआ? तुम्हारे साथी आ गए क्या? उन्होंने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ हवा के अलावा कुछ नहीं था। उनके साथ मजाक हो गया था। तीनों नर शेर गुस्से से पागल हो उठे। उन्हें लगा उनका अपमान हुआ है। गर्र, उनकी दहाड़ पूरी घाटी में गूंज उठी। उस दहाड़ ने तुम्हें भी सोच से बाहर निकाल दिया। चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी मरना है क्या? गोल्डन बीस्ट नहीं मिला, इससे तुम्हारा मूड पहले ही खराब था और ये मूर्ख खुद चलकर तुम्हारे सामने आ गए। अगले ही पल तुम चल पड़े। तुम्हारे हर पंजे का वार इतना सटीक था कि बचना नामुमकिन था। नर शेर घाव के बदले घाव देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बेहतर गति, ज्यादा ताकत और अजेय पंजों के सामने उनकी सारी कोशिशें हास्यास्पद थीं। पहले ही वार में पहले नर शेर का गला चीर दिया गया। खून फव्वारे की तरह बह निकला। तुम घूमे और दूसरे नर शेर के पेट पर पंजा मारा। वह गंभीर रूप से घायल होकर लड़ने लायक नहीं रहा। तीसरे नर शेर की अगली टांग तुमने एक ही पंजे में तोड़ दी। वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा संघर्ष दर्शकों की नजर में बस 3 बार तुम्हारे दौड़ने जितना ही था। 3 हमले, 3 सबसे ताकतवर नर शेर, 1 मरा, 2 अपाहिज। बाकी शेरनियां डर के मारे पलट कर भाग गई। तुमने उनका पीछा नहीं किया, बस जमीन पर पड़े नर शेर की लाश को देखकर भौहें सिकोड़ ली। बस इतना, सिर्फ 500 विकास अंक, एक भी टैलेंट फ्रैगमेंट नहीं। बहुत ही घटिया इनाम है। लेकिन जिस बात ने तुम्हें हैरान किया वह यह थी कि लेपर्ड का झुंड भागा ही नहीं। उन्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली? क्या वह गोल्डन बीस्ट उन्हें नियंत्रित कर रहा है? यह सोचते हुए तुम सीधे लेपर्ड के झुंड में घुस गए। लेपर्ड ने पलटकर हमला कर दिया। वे बिना जान की परवाह किए तुम पर टूट पड़े। अच्छा है, भागे नहीं, मेरा काम आसान हो गया। तुम मुस्कुराए। एक लेपर्ड तुम्हारी पीठ पर चढ़ा और दांत गड़ा दिए। फिर उसके दांत ही टूट गए। तुम्हारी शीर्ष स्तर की मजबूत त्वचा लोहे की प्लेट जैसी सख्त थी। उनके दांत उसे भेद ही नहीं सकते थे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कुछ बाल ही उखड़ सकते थे। अब तुम सचमुच गुस्सा हो गए। इतने बाल उखाड़ दिए, कितना बदसूरत लगेगा। तुमने जोर से अपना शरीर झटका। पीठ पर चढ़ा लेपर्ड दूर जा गिरा। फिर तुम पूरी ताकत से टूट पड़े। हर पंजे के वार में चाहे पंजा सीधे लगे या नहीं, सिर्फ उसकी भयानक ताकत ही लेपर्ड को मार गिराने के लिए काफी थी। तुम किसी बाघ की तरह भेड़ों के झुंड में नहीं, बल्कि एक भेड़िए की तरह शिकार के झुंड में घुस चुके थे। डिंग, विकास अंक +50, स्विफ्ट फ्रैगमेंट प्लस एक सिस्टम की सूचनाएं लगातार आती रही। लेकिन जल्द ही तुम्हें कुछ अजीब लगा। इन लेपर्ड को क्या हो गया है? मर रहे हैं, फिर भी भाग नहीं रहे। अब कोई जिंदा बचा ही नहीं था जिससे तुम पूछ पाते। 30 से ज्यादा लेपर्ड तुम्हारे तूफानी हमले में सब के सब मारे जा चुके थे। आखिर गोल्डन बीस्ट कहाँ है? तुम लाशों के ढेर पर खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। सिस्टम ने कहा था कि वह लेपर्ड के झुंड में ही है, लेकिन अब यहाँ लाशों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय एक लेपर्ड की लाश के नीचे हथेली जितना छोटा एक नन्हा सा जीव डर के मारे कांप रहा था। मैंटिस से विकसित होकर जंगली भेड़िया बनने के बाद तुमने पूरे 2 लाख विकास अंक खर्च किए और आखिरकार एक निचले दर्जे के ग्रे वुल्फ से विकसित होकर सबसे शक्तिशाली भेड़िया रक्त रेखा वाले ईलैंग बन गए। अपनी
अपनी इस नई देह की ताकत परखने के लिए तुमने 30 तेंदुओं को अभ्यास का निशाना बनाया, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें पलक झपकते ही मार गिराओगे। इतना ही नहीं, एक तेंदुए की लाश के नीचे तुम्हें हथेली जितना छोटा एक झिंगजिंग बीस्ट भी मिल गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और मन ही मन लगातार प्रार्थना कर रहा था, मुझे मत देखना, मुझे मत देखना। देवता उसकी सुनने वाले नहीं थे। अफसोस, अचानक उसे लगा कि उसके सिर पर पड़ रही रोशनी गायब हो गई है। उसने सावधानी से एक आंख खोली। सामने हरी चमक से दमकती एक विशाल भेड़िए की आंख थी। हाय माँ! छोटा सा जीव चीख पड़ा और पलटकर भागने लगा। अरे, तुम एक पल के लिए चौंक गए। तुम इस छोटे जीव की आवाज समझ सकते थे। ये कोई झिंगजिंग बीस्ट नहीं था, ये तो साफ एक छोटा सा चूहा था। वापस आओ। तुमने तुरंत उसका पीछा नहीं किया, वरना एक ही पल में उसे पकड़ लेते। तुमने बस आजमाने के लिए दहाड़ कर कहा। वह भागते भागते पीछे मुड़ा और चीखा, मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे, सच में बात हो रही है। तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई। अब तुमने उसे भागने नहीं दिया। कुछ ही छलांगों में तुम उसके पास पहुंचे और अपने अगले पंजे से हल्के से दबाकर उसकी पूंछ पकड़ ली। छोटा चूहा पूरी ताकत से छटपटाने लगा, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वह जरा भी हिल नहीं सकता। शायद उसे किसी बेहद डरावने अंजाम का ख्याल आ गया। उसने सीधे आंखें पलट दी और डर के मारे बेहोश हो गया। टिंग! सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंज उठी। मिशन पूरा। झिंगजिंग बीस्ट को हासिल करो। इनाम: आयु प्लस 30 दिन, शुद्धिकरण अंक प्लस 1000, 30 दिन की उम्र, 1000 शुद्धिकरण अंक। तुम्हारी आंखें चमक उठी। अभी तक जो बात तुम्हें मामूली लग रही थी, वह पूरी तरह बदल गई। तुमने अपने पंजे में पकड़े उस रोएदार छोटे जीव को आंखों के सामने उठा लिया। तुम्हारी हरी चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। बस ये सा छोटा सा जीव इतनी कीमत रखता है। हुआनजिंग धीरे धीरे होश में आया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने वही विशाल डरावना काला भेड़िए का चेहरा था। उसने फिर से आंखें पलट ली। लग रहा था कि दोबारा बेहोश हो जाएगा। जरा रुको, अभी बेहोश मत होना। तुम्हारी भारी आवाज में आदेश का लहजा था। बेहोश होना है तो हो जाना, लेकिन पहले अपनी कीमत बता दो। हुआनजिंग का तो दम ही निकल गया। अभी बेहोश मत होना, मैं इतना दबाव कैसे सहूं? उसे फिर से बेहोश होते देखकर तुमने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम बेहोश हुए तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। ये बात किसी भी धमकी से ज्यादा असरदार निकली। हुआनजिंग एकदम चौकन्ना हो गया। उसकी चेतना पूरी तरह लौट आई। उसका छोटा सा शरीर सीधा तन गया। अब बेहोश होने का नामो निशान नहीं था। सच में इसकी आंखें तो सुनहरी हैं। तुमने उसकी पूरी कोशिश से खुली आंखों को देखते हुए बुदबुदाया, इसके अलावा तो ये बिल्कुल साधारण दिखता है। तुमने सीधे पूछा, तुम्हारी क्या क्षमता है? मेरे पास कोई खास क्षमता नहीं है। हुआनजिंग तुम्हारे पंजे पर खड़ा हो गया। उसने दोनों अगले पंजे जोड़ लिए, लगातार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसकी सुनहरी आंखों में आंसू तक आ गए। भेड़िया मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, चारों तरफ इतना खाना पड़ा है, एक मुझे छोड़ देने से आपका क्या जाएगा, है ना? वाह, अभिनय तो कमाल का है। तुमने मन ही मन उसकी तारीफ की, लेकिन आवाज बर्फ जैसी ठंडी रही। नाटक मत करो, सच बोलो, वरना अंजाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर तुमने अपने पंजों से तेज नाखून बाहर निकाल लिए। वे उसकी आंखों के सामने चमक रहे थे, मानो अगले ही पल उसे टुकड़ों में चीर देंगे। अब हुआनजिंग पूरी तरह टूट गया। मैं खजाना ढूंढ सकता हूँ, वह चीख पड़ा। मैं खजाना ढूंढ सकता हूँ। उसे डर था कि एक पल भी देर हुई तो सचमुच तुम्हारे पंजों का शिकार बन जाएगा। खजाना? तुम्हारी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक उठी। अच्छी चीजें किसे बुरी लगती हैं? खुद काम आए तो बढ़िया, नहीं तो सिस्टम को देकर शुद्धिकरण अंक मिल जाएंगे। हाँ, आध्यात्मिक पौधे, आध्यात्मिक फल और जितनी भी चीजों में आध्यात्मिक ऊर्जा हो, मैं सब ढूंढ सकता हूँ। जान बचाने के लिए हुआनजिंग ने अपनी सारी मुख्य क्षमता बता दी। हाँ, उसने चालाकी से ये बात छिपा ली कि वह भ्रम भी पैदा कर सकता है। वह मन ही मन सोच रहा था, जिस दिन उसकी मानसिक शक्ति तुमसे ज्यादा हो जाएगी, उसी दिन बाजी पलट देगा। अब मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारी आवाज उत्साह से कांप रही थी। तुम तो चाहते थे कि आध्यात्मिक फलों का पहाड़ लग जाए। जी, हुआनजिंग ने एक ही बात कही। यहाँ आसपास कुछ नहीं है, मानो ठंडे पानी की बाल्टी तुम्हारे सिर पर उड़ेल दी गई हो। तुम्हारा चेहरा तुरंत उतर गया। ये देखकर उसने जल्दी से कहा, मेरी खोजने की सीमा सीमित है। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने तो अपने अगले पंजे उठाकर कसम खाने जैसा भी इशारा किया। उसकी हरकत मजेदार भी थी और दयनीय भी। तुम कुछ देर चुप रहे। आखिरकार तुमने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। आखिर सिस्टम का इनाम झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हुआनजिंग है। इतना कहते ही हुआनजिंग का मन हुआ कि खुद को एक थप्पड़ मार ले। मैं इतना ईमानदार क्यों निकला? अगर इसने मेरे नाम से मेरी दूसरी क्षमता का अंदाजा लगा लिया तो तुम्हें थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन तुमने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि तुम्हारे मन में एक और सीधा विचार आया, अगर मैं इसे मार दूं, सिस्टम, क्या इसकी खजाना खोजने की क्षमता मेरे अंदर मिल सकती है? टिंग, क्षमता के सफल विलय की संभावना 35%। क्या विलय की पुष्टि करते हैं? सिर्फ 35%। तुमने नीचे हुआनजिंग की तरफ देखा, फिर अपने बारे में सोचा और आखिरकार छोड़ दिया। 35% की संभावना बहुत कम थी। अगर असफल हुए तो सब खत्म। इससे बेहतर था कि इस छोटे जीव को साथ रखा जाए। चलते फिरते खजाना खोजने वाले रडार की तरह तुम्हारी जान इस 35% संभावना ने बचा ली। छोड़ो, तुमने सीधे फैसला सुना दिया। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अच्छा खाना और अच्छा जीवन दूंगा। हुआनजिंग की हिम्मत ही नहीं हुई मना करने की। और सच कहें तो तुम जैसे ताकतवर भेड़ी के साथ रहना उसे बेहद सुरक्षित लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले शेरों और तेंदुओं का क्या हाल हुआ था, उसने सब अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? तुम मुझे यांग ये कह सकते हो। मेरा नाम झांग यांग है। तुमने बिना झिझक खुद का रुतबा और बढ़ा लिया। हुआनजिंग मन ही मन बड़बड़ाया, कितने बेझिझक हो। फिर तुम्हें एक सवाल याद आया, वैसे हम दोनों एक दूसरे की भाषा कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि मैं भेड़ियों की भाषा बोलता हूँ। पहले मैंने भेड़ियों के झुंड को नियंत्रित किया था, इसीलिए मुझे आती है, और मुझे सभी जानवरों की सामान्य भाषा भी आती है। हुआनजिंग ने सावधानी से समझाया, तुम्हारी सीखने की इच्छा
अचानक जाग उठी। मुझे सिखाओ जानवरों की भाषा। हुआनजिंग पूरी तरह निरुत्तर हो गया, लेकिन मजबूरी थी। इस तरह तुम दोनों चलते रहे और सीखते रहे। 5 दिन बाद तुम्हारी आंखों के सामने एक विशाल और अंतहीन पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। इन कुछ दिनों की तेज ट्रेनिंग के बाद तुम भी जानवरों की भाषा काफी हद तक सीख चुके थे। हम पहुंच गए। तुम्हारी पीठ पर बैठा हुआनजिंग लगभग उछल कर गिर ही गया। तुम रुक गए। अब तुम्हारी बारी है। यहाँ की जीवन ऊर्जा बाहर की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। हवा में भी एक ऐसी ऊर्जा भरी थी जो तुम्हें बेहद सुकून दे रही थी। ये कौन सी जगह है? हुआनजिंग पहले कभी यहाँ नहीं आया था। यांगू माउंटेन रेंज। हे भगवान, तुम पागल हो गए हो? हुआनजिंग चीख पड़ा। तुम्हें पता भी है अंदर रहने वाले जीव कितने ताकतवर हैं? अंदर जाना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी और बढ़ गई। तुम इस जगह को जानते हो? अरे बिल्कुल जानता हूँ। कुछ दिन साथ रहने के बाद हुआनजिंग की हिम्मत भी बढ़ गई थी। अब वह पहले जितना संकोची नहीं रहा। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। तुम थोड़े और ताकतवर होकर आना। चले? जब आ ही गए हैं तो कुछ खजाना लिए बिना लौटना मेरी आदत नहीं है। तुमने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। सीधे चारों पैर बढ़ाए और पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। कम बोलो, मेरे पीछे पीछे आओ। तुम बेहद तेजी से चढ़ रहे थे। हुआनजिंग तुम्हारे बाल कसकर पकड़कर लटका रहा। तेज हवा में उसका पूरा शरीर हिल रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग बाहर निकल जाएंगे। जरा धीरे, अंदर सच में बहुत खतरा है। हुआनजिंग लगभग रो पड़ा। ये भेड़िया इतना जिद्दी क्यों है? खतरा? तुम कभी खतरे से नहीं डरते थे। अगर ताकतवर दुश्मन ही नहीं होंगे तो शुद्धिकरण अंग कहाँ से मिलेंगे? तुम तो चाहते थे कि यहाँ हर तरफ ताकतवर दुश्मन हो ताकि खुलकर लड़ सको। इसीलिए पूरी राह तुम बिना किसी परवाह के तेजी से दौड़ते रहे। इतना शोर मचाया कि पहाड़ के सभी जीव जान जाए तुम आ चुके हो। हुआनजिंग ने समझाना ही छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि तुम्हारे जैसा निडर जीव आज तक जिंदा कैसे है, ये अपने आप में चमत्कार है। लेकिन जब तुम पहली पहाड़ी पार करके दूसरी पहाड़ी की सीमा में पहुंचे तभी हुआनजिंग अचानक चिल्लाया, रुको, कुछ है। तुम तुरंत रुक गए। हरकत बिल्कुल सटीक थी। कहाँ? मेरे पीछे आओ। हुआनजिंग फुर्ती से तुम्हारी पीठ से कूद पड़ा। उसकी सुनहरी आंखें हल्की चमक उठी और वह तेजी से एक दिशा में दौड़ पड़ा। तुम भी उसके पीछे चल दिए। जल्द ही तुम्हें भी लक्ष्य दिखाई दे गया। करीब 10 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ पर 3 पारदर्शी लाल आध्यात्मिक फल लटक रहे थे और उन्हीं फलों के नीचे तुम्हारे बराबर आकार का एक तेंदुआ पेड़ की मोटी डाल पर आराम से लेटा था। स्पष्ट था कि वही इन आध्यात्मिक फलों का रक्षक था। अरे पुराना दोस्त, तुम मुस्कुराए। तुम्हारे सफेद नुकीले दांत चमक उठे। तेंदुए ने तुम्हारी ओर एक नजर डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार और अविश्वास भरा था। ईलेंग, यह यांगू माउंटेन रेंज है। ये तुम्हारी जगह नहीं है। यहाँ से चले जाओ। अरे ये तो बड़ा घमंडी है। तुम अभी कुछ कहते उससे पहले तुम्हारी पीठ पर बैठा हुआंगजिंग ही उछल पड़ा। यांग, ये इसे हराइए, इसके फल छीन लीजिए। तेंदुए ने तुम दोनों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वह जानता था भेड़िए पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। इतनी ऊंचाई तुम्हारे लिए असंभव थी। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा दृश्य देखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। तुम कुछ कदम पीछे हटे, फिर पूरी रफ्तार से दौड़े। तुम्हारे अगले पंजों के तेज नाखून पेड़ के तने में गहरे ढांस गए। फिर दूसरा पंजा। तुमने सिर्फ अपनी ताकत के सहारे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। ऊपर आ ही गए हो तो रात के खाने में एक शिकार और सही। उसने धमकी भरी गुर्राहट की। बकवास बंद करो, आओ मुझसे लड़ो। तुम उससे 3-4 मीटर दूर रुककर ठंडे स्वर में बोले। इस एक वाक्य ने तेंदुए को पूरी तरह भड़का दिया। खुद मुसीबत मोल ले रहे हो? वह फुर्ती से ऊपर से झपट्टा। उसने जोर से दहाड़ लगाई। लेकिन वह बेहद चालाक था। उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि वह चाहता था कि जब तुम बच न सको तब अपने चारों पैरों से तुम्हारी कमर जकड़कर तुम्हें पेड़ से नीचे गिरा दे। सचमुच तुम्हारे चारों पैर उस समय हिल नहीं सकते थे, वरना तुम नीचे गिर जाते। लेकिन तुम्हारे पास एक और हथियार था। बस तुम जैसे ही तेंदुए का पंजा तुम्हारी पीठ को छूने वाला था, तुम्हारी पूंछ लोहे की चाबुक की तरह हवा चीरती हुई बेहद मुश्किल कोण से निकली। धड़ाम! भारी आवाज के साथ लोहे जैसी पूंछ तेंदुए के खुले पेट पर जोर से पड़ी। भयानक ताकत एक ही पल में फट पड़ी। तेंदुए को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका शरीर मानो किसी विशाल हथौड़े से टकराया हो। वह सीधे उड़ता हुआ 10 मीटर से भी ऊंचे पेड़ से जमीन पर आ गिरा। तुमने अपने पंजे वापस खींचे और खुद भी पेड़ से छलांग लगाकर आराम से जमीन पर उतर गए। छोटे तेंदुए, भागने की मत सोचना, आज तुम बच नहीं सकते। तुम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उधर जब तुम दोनों विशाल जीव जमीन पर आमने सामने खड़े थे, हुआनजिंग पहले ही मौके का फायदा उठाकर पेड़ पर चढ़ चुका था। वह उन तीनों आध्यात्मिक फलों के पास पहुंच गया। बिल्कुल बेफिक्र होकर उसने एक फल तोड़ा, टहनी पर पैर फैलाकर बैठ गया और बड़े मजे से खाने लगा। वाह, आखिर पेट भरने का मौका मिला। नीचे खड़े तेंदुए ने यह दृश्य देखा। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। वह तो गुस्से से फटने ही वाला था। वो मेरे आध्यात्मिक फल हैं, उन्हें एक निकृष्ट चूहे ने चुरा लिया। सबसे शक्तिशाली कैनाइन रक्त रेखा वाले भयानक भेड़िए में विकसित होने के बाद तुम्हें दिव्य सिस्टम का सहारा मिला। तुम्हें एक ऐसा जिंजिन बीस्ट मिला जो खजाना ढूंढ सकता था। लेकिन जब उसने तुम्हारी मदद से यांगू माउंटेन रेंज में 3 आध्यात्मिक फल ढूंढ निकाले तो उन फलों की रखवाली करने वाला तेंदुआ बुरी तरह भड़क गया। वह तुम्हारे सामने दांत दिखाने लगा। उसके गले से धमकी भरी धीमी गुर्राहट निकलने लगी, मानो वह तुमसे आमने सामने लड़ने को तैयार हो। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला था? जब तुम्हारे ताकतवर पंजे सचमुच उसके पंजों से टकराए तभी उसे पल भर में समझ आ गया कि ताकत का फर्क किसे कहते हैं। उस तेंदुए की रफ्तार भले ही तुम्हारे साथ 2-4 वार तक टिक सकती थी, लेकिन ताकत और रक्षा के मामले में वह तुमसे कई स्तर पीछे था। नतीजा बिल्कुल साफ था। तुमने उसे पलटवार करने का जरा भी मौका नहीं दिया। तुमने दोनों पंजों से उसके अगले पैर जकड़ लिए और एक तेज चट्टाक
चाक की आवाज के साथ उसे पल भर में काबू कर लिया। सिर्फ एक वार में उसने हमेशा के लिए हिलने डुलने की क्षमता खो दी। उसकी सांसें थम गई। वह भी उन शेरों की तरह था जिन्हें तुम पहले हरा चुके थे। उसने भी तुम्हारी ताकत का गलत अंदाजा लगाया था और पेड़ पर बैठा हुआंगजिंग तो पहले ही उस तेंदुए की ताकत समझ चुका था। उसे पता था कि तुम उसे आसानी से संभाल लोगे, इसीलिए वह जरा भी घबराया नहीं। वह आराम से पेड़ की डाल पर लेटा रहा और बचे हुए आध्यात्मिक फलों को बड़े मजे से खाने लगा। उसका छोटा सा मुंह तेजी से चबा रहा था। तभी एक काली परछाई ने उसे पूरी तरह ढक लिया। हुआंगजिंग ने अनमने मन से आंखें खोली। सामने तुम्हारी हरी चमकती भेड़िए वाली आंखें थीं, लेकिन इस बार वह इतना डरा नहीं। कुल 3 फल थे। मैंने एक खाया, तुम 2 खाओ। इतनी मेहनत तो मैंने भी की है, मुझे खाली हाथ तो मत रखो। हुआंगजिंग ने आंखों से कुछ आंसू निकालकर बेचारे जैसा चेहरा बनाया, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तुमने बचे हुए दोनों फल वापस उठा लिए और बिना किसी बहस की गुंजाइश छोड़े कहा, ठीक है, आगे से ऐसे ही करेंगे। तुम 1 फल लोगे, अगर 3 फल मिले, अगर सिर्फ 2 मिले तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह बांटने का तरीका तुम्हें काफी पसंद आया। आखिर साथी से काम लेना है तो उसके बदले उसे सही इनाम भी देना होगा। हुआंगजिंग, ये छोटा सा जीव काफी काम का था, उसे हमेशा नुकसान में रखना ठीक नहीं था। हुआंगजिंग खुद भी हैरान रह गया। ये आदमी सचमुच मुझे हिस्सा दे रहा है। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। अगर कोई और होता तो मेरा पूरा फायदा उठाता। अभी तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए खा रहा था ताकि पहले पेट में डाल दूं। एक बार पेट में चला गया तो कोई मुझसे निकलवा नहीं पाएगा। तुम्हारे इस फैसले ने उसके दिल में सचमुच थोड़ा सा अपनापन पैदा कर दिया। क्या हुआ, मंजूर नहीं है? तुमने उसे तिरछी नजर से देखा। मंजूर है, आखिर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। हुआंगजिंग ने तुरंत मुस्कुराहट ओढ़ ली। लेकिन पहले मेरी बात सुनो। हाँ, मगर नियम थोड़ा बदलना होगा। इसे सहयोग और दोनों की जीत कहते हैं। अगर 3 फल न भी मिले तो भी मुझे 1 फल मिलना चाहिए। क्या कहते हो? वह इस बंटवारे को हमेशा के लिए तय करना चाहता था। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। तुमने उससे ज्यादा बहस नहीं की। एक ही बार में दोनों फल निकल गए। खट्टा और कसैला स्वाद तुरंत तुम्हारे मुंह में फैल गया। डिंग, अधपके स्पिरिट बोन फ्रूट का सेवन किया। शारीरिक क्षमता +2। कमाल है, तुम्हारा अच्छा मूड आधा खत्म हो गया। सिर्फ 2 पॉइंट। तुमने इतनी जल्दी खा लिया तो पता चला अभी पका ही नहीं था। गले में नहीं अटका। हुआंगजिंग तुम्हें एक ही बार में निगलते देख ईर्ष्या से बोला। वह तो आधा फल खाने में ही बहुत देर लगा चुका था। नहीं अटका, चाहो तो बाकी भी मैं खा लूं। नहीं। हुआंगजिंग डर के मारे उछल पड़ा। उसने तुरंत बचा हुआ फल अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। जल्दी खाओ, खाकर आगे भी ढूंढना है। तुमने होंठ चाटे और तुम्हारा मूड फिर अच्छा हो गया। सिर्फ उन 2 स्पिरिट बोन फ्रूट की वजह से नहीं, बल्कि अभी अभी हराए गए तेंदुए की वजह से भी। डिंग, एलिट लेपर्ड कैट को हराया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +500। स्विफ्ट फ्रैगमेंट अल्टीमेट गुणा 1। एक अल्टीमेट फ्रैगमेंट 10 शुरुआती फ्रैगमेंट के बराबर था। यह तेंदुआ सचमुच बड़ा दरिया दिल निकला। अगर यांगू माउंटेन रेंज के सारे जंगली जीव ऐसे ही हों तो कितना मजा आ जाए। जब तुम आगे की योजना बना रहे थे, उसी समय दूसरी ओर वह भयानक भेड़िया जिसके अगले पैर को तुमने घायल कर दिया था, लंगड़ाता हुआ आखिरकार ईविल वुल्फ हॉल के इलाके में लौट आया। यही जगह बीस्ट कॉन्टिनेंट की सबसे घनी जीवन ऊर्जा वाली जगहों में से एक थी और फियर्स बीस्ट कॉन्टिनेंट की ओर जाने वाला अग्रिम ठिकाना भी। 10,000 से ज्यादा सदस्यों वाले विशाल झुंड में एक घायल भेड़िए की वापसी आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं खींचती, लेकिन जब उसने तुम्हारा वह संदेश, अगर दम है तो यांगू माउंटेन रेंज में आकर मुझे ढूंढो, ज्यों का त्यों ऊपर तक पहुंचा दिया, तो उस इलाके की ईविल वुल्फ हॉल शाखा तुरंत हड़कंप में आ गई। क्या मजाक है? अपने ही झुंड का सदस्य ईविल वुल्फ हॉल का विरोध करने की हिम्मत कर रहा है। यह तो खुली बगावत है। सब सच है। पता नहीं उसे कैसी किस्मत मिली है। उसकी ताकत बेहद डरावनी है। अगर उसने मुझे जानबूझकर वापस भेजकर संदेश न दिया होता तो मैं वहीं मर गया होता। वह संदेश लाने वाला भेड़िया अब भी तुम्हारी आंखें याद करके कांप रहा था। करीब 7 मीटर लंबा, 2.5 मीटर कंधे की ऊंचाई वाला विशाल भेड़िया आगे आया और ठंडी आवाज में बोला, वह कहाँ है? उसने कहा, वह यांगू माउंटेन रेंज जा रहा है। यांगू माउंटेन रेंज? घायल भेड़िया थोड़ा संभलना चाहता था, लेकिन उस विशाल भेड़िए के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई। जी। विशाल भेड़िए ने चारों ओर अपने अधीनस्थों पर नजर डाली और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, सब मेरे साथ चलो। इस साल पदोन्नति का रास्ता खुलने वाला है। हमारी शाखा को जगह मिलेगी या नहीं, यह इसी बार तय होगा। इस छोटी सी बात की वजह से दूसरी शाखाओं को हमें बदनाम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। वह चाहे यांगू माउंटेन रेंज में भाग गया हो, उसे हर हाल में पकड़ कर लाना है। मुखिया, चलते हैं। यांगू माउंटेन रेंज ही तो है, वैसे भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। सही कहा, उस नालायक गद्दार को पकड़ना ही होगा। सभी भेड़िए जोश से भर उठे। उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया। बहुत अच्छा, चलो। सैकड़ों भयानक भेड़िए तेजी से यांगू माउंटेन रेंज की ओर निकल पड़े। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस लक्ष्य का वे शिकार करने जा रहे हैं वह अब कोई साधारण जंगली भेड़िया नहीं रहा। यहाँ तक कि रास्ता दिखाने वाला संदेशवाहक भेड़िया भी अब तुम्हें पहचान नहीं सकता था और तुम भी इतने मूर्ख नहीं थे कि उनका इंतजार करते। अगले 4 दिनों तक तुम हुआंगजिंग को साथ लेकर यांगू माउंटेन रेंज के बाहरी हिस्से की 5 पहाड़ियों को लगभग पूरी तरह खंगाल चुके थे। तुम दोनों की साझेदारी वाकई कमाल की थी। वह आध्यात्मिक फलों की जगह ढूंढता और तुम जाकर उन्हें हासिल करते। दक्षता हैरान कर देने वाली थी। इन कुछ दिनों में हुआंगजिंग ने जितने आध्यात्मिक फल खाए उतने उसने पिछले पूरे साल में नहीं खाए थे और तुम अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाकर 90 तक पहुंचा चुके थे। एवोल्यूशन पॉइंट्स तो बहुत पहले ही काफी इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन तुमने उन्हें खर्च नहीं किया। अगर ताकतवर दुश्मन ही न मिले और पॉइंट बढ़ाकर कमजोर दुश्मनों से लड़ो तो पूरा एवोल्यूशन पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ये बहुत घाटे का सौदा था। उस दिन तुम दोनों 5वीं पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। अब आगे नहीं जाना चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ। हुआंगजिंग की आवाज पहले कभी इतनी गंभीर नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि
तुम दोनों का यह मजेदार सफर तुम्हारी लापरवाही की वजह से खत्म हो जाए। क्यों डर गए? तुमने और भीतर की ऊंची पहाड़ियों की ओर देखा। यह डरने की बात नहीं है। उसने बिना पीछे देखे कहा, हम ताकतवर होने के बाद फिर आ सकते हैं। लेकिन अफसोस उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी डिक्शनरी में रुकना नाम की कोई चीज नहीं थी। अभी भी मैं काफी ताकतवर हूँ। चलो। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुम काली आंधी की तरह आगे निकल गए। वांजिंग अभी शिकायत ही करने वाला था कि उसके मुंह में हवा भर गई। दौड़ते हुए तुमने मन ही मन पूछा, सिस्टम, मैं यांगू माउंटेन रेंज तक तो आ गया हूँ, फिर भी मिशन पूरा क्यों नहीं हुआ? डिंग, होस्ट अभी यांगू माउंटेन रेंज के मुख्य क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। कमाल है, तुमने पहले ये तो नहीं बताया था कि मुख्य क्षेत्र में भी जाना होगा। तुमने मन ही मन शिकायत की। छोड़ो, सिस्टम से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अभी 10 दिन बाकी हैं। इतना समय काफी होगा। अरे रुको, उधर आध्यात्मिक फल है। तुम्हारी पीठ पर बैठे हुआनजिंग ने अपनी सबसे असरदार आवाज में चिल्लाया, लेकिन इस बार उसका तरीका बेकार साबित हुआ। तुमने जरा भी रफ्तार कम नहीं की। अरे क्या कर रहे हो? हुआनजिंग घबरा गया। पहले अंदर चलते हैं, तुम जगह याद रख लो, वापसी में ले लेंगे। आखिरकार तुमने उसे जवाब दिया। हुआनजिंग ने आंखें घुमा ली। भाई, छठी पहाड़ी में घुसते ही जान का खतरा हो सकता है और तुम तो सीधे सबसे अंदर जाना चाहते हो। तुम्हें पता भी है वह कैसी जगह है। अपनी लापरवाही में मुझे मत फंसाना। उसका मन हुआ कि तुम्हारी पीठ छोड़ दे और तुम्हारे साथ यह पागलपन न करे, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर तुम सचमुच इतने लापरवाह होते तो आज तक जिंदा कैसे रहते? छोड़ो, अगर सच में खतरा हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। यह सोचकर उसने तुम्हारे फर को और कसकर पकड़ लिया। तुमने उसकी हरकत महसूस की, हल्का सा मुस्कुराए और भी तेज दौड़ने लगे। क्या तुम्हें पता है अंदर कोई खजाना है? इतनी दूर आने के बाद भी कोई बड़ा खतरा नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते हुआनजिंग का दिमाग फिर चलने लगा। तुम्हें रास्ता इतना अच्छी तरह पता है, लगता है पहले से तैयारी करके आए हो। हम साथी हैं। तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था ताकि मैं भी मदद कर सकूं। नहीं, बस देखने जा रहा हूँ। सुना है अंदर हर जगह खजाना है। तुमने बस टाल दिया। आखिर तुम यह तो नहीं बता सकते थे कि यह सिस्टम का मिशन है? सिर्फ देखने के लिए इतनी दूर आ रहे हो? हुआनजिंग को लगा कि अब तुम्हें थोड़ी जानकारी देनी ही पड़ेगी और तुम सचमुच रुक गए। तुम भी इस छोटे से जीव से कुछ काम की जानकारी लेना चाहते थे। हुआनजिंग तुम्हारे सामने कूद कर आया, गला साफ किया और ऐसे बोला जैसे तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता है यांगू माउंटेन रेंज के अंदर क्या है? तुमने उसे ऐसे देखा जैसे किसी नए आदमी को देख रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाकर क्यों देखता? मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता। मैं बताता हूँ, अंदर फियर्स बीस्ट रहते हैं। हुआनजिंग की आवाज बेहद गंभीर थी। फियर्स बीस्ट क्या होता है? हुआनजिंग ने जो लंबा भाषण तैयार किया था वह तुम्हारे इस एक सवाल से अटक गया। भाई, तुम तो इविल वुल्फ हो। तुम्हें फियर्स बीस्ट के बारे में भी नहीं पता। तुम्हारे इविल वुल्फ झुंड में भी फियर्स बीस्ट स्तर के सदस्य हैं। ये आदमी सचमुच कभी इनके संपर्क में नहीं आया क्या? तुम्हें सच में नहीं पता? सच में नहीं? मुझे बताओ। तुमने पूरी ईमानदारी से कहा। हुआनजिंग ने धैर्य रखते हुए समझाया, अभी तुम और मैं दोनों ऑर्डिनरी बीस्ट हैं। फियर्स बीस्ट हमसे एक पूरा स्तर ऊपर होते हैं। उनकी ताकत कल्पना से भी ज्यादा होती है। यांगू माउंटेन रेंज के सबसे अंदर का शासक एक फियर्स बीस्ट है। दूसरे बड़े कबीले भी उसे आसानी से नाराज नहीं करते। हम दोनों अगर अंदर गए तो बचने की संभावना बहुत कम होगी। फियर्स बीस्ट सबसे ऊंचा स्तर तो नहीं है? तुमने उसके खतरे वाले शब्दों को अनदेखा कर दिया और सीधे असली सवाल पूछा। बिल्कुल नहीं, फियर्स बीस्ट के ऊपर डीमन बीस्ट होते हैं। जब हुआनजिंग ने डीमन बीस्ट का नाम लिया तो उसकी आंखों में चाहत भर गई। क्या ऑर्डिनरी बीस्ट कॉन्टिनेंट में डीमन बीस्ट भी हैं? क्या सोच रहे हो? वे तो फियर्स बीस्ट कॉन्टिनेंट में होते हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम है। फियर्स बीस्ट कॉन्टिनेंट कहाँ है? तुमने तुरंत पूछा। हर साल ऑर्डिनरी बीस्ट कॉन्टिनेंट से फियर्स बीस्ट कॉन्टिनेंट जाने का रास्ता खुलता है। जो उसे पार कर ले वह वहाँ पहुँच जाता है। अगली बार कब खुलेगा? शायद जल्दी, कुछ ही महीनों में। हुआनजिंग पूरी तरह निश्चित नहीं था। बोलते बोलते उसे अचानक एहसास हुआ, अरे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसकी आंखें अचानक फैल गईं। वह तुम्हें ऐसे देखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, ये कहीं उस रास्ते को पार करने का सोच तो नहीं रहा? तुम्हारा इरादा सचमुच यही था? मैं कह रहा हूँ ऐसा सोचो भी मत। तुम्हें पता है उस रास्ते को पार करने वाले कितने ताकतवर होते हैं? कम से कम फियर्स बीस्ट के बराबर ताकत चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ फियर्स बीस्ट कॉन्टिनेंट है। कोई ऑर्डिनरी बीस्ट वहाँ आसानी से टिक ही नहीं सकता। हुआनजिंग बार बार कठिनाई समझाने लगा ताकि तुम अपना इरादा छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी आंखें चमक रही थी। तुमने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा तो बात ऐसी है। अरे तुम आखिर सोच क्या रहे हो? अब हुआनजिंग को तुम्हारी नजर से डर लगने लगा था। कुछ नहीं, चलो। तुम फिर आगे बढ़ गए। उसे और समझाने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम उसे बताते कि कुछ महीनों में तुम उस रास्ते को पार करने वाले हो तो वह तुम्हें पागल ही समझता। कुछ बातें कहने की नहीं होती, करके दिखाने की होती है। हुआनजिंग लगभग टूट चुका था। फिर भी जा रहे हो? अंदर सचमुच फियर्स बीस्ट बैठा है, बहुत बड़ा खतरा है। तुमने देखा है? तुमने सिर्फ 3 शब्द कहे। नहीं देखा? हुआनजिंग की हिम्मत आधी रह गई। उसकी सारी जानकारी दूसरों से सुनी हुई थी। तो ठीक है, चलकर देख लेते हैं। हुआनजिंग पूरी तरह चुप हो गया। ठीक है, चलते हैं। अगर कुछ हुआ तो सामने तुम ही रहोगे। तुम्हारे पास अरबों इवोल्यूशन पॉइंट्स थे। तुम भी बेबस नहीं थे। मुसीबत की घड़ी में तुम तुरंत दोनों गुणों को पूरी तरह बढ़ा सकते थे। फिर डर किस बात का? अगर जीत न भी सके तो ड्रैगन एस्केप करके निकल सकते थे। यह बात अगर हुआनजिंग से कहते तो शायद वह भी नहीं मानता। 3 दिन और 3 रात बिना रुके दौड़ने के बाद आखिरकार तुम दोनों यांगू माउंटेन रेंज की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गए। तुम्हारे सामने एक विशाल घाटी थी। घाटी के अंदर पेड़ पौधे बहुत कम थे, लेकिन वहाँ उगने वाले सभी पौधों पर आध्यात्मिक फल लगे हुए थे। हुआनजिंग एकदम स्तब्ध रह गया। चारों तरफ फैले आध्यात्मिक फलों को देखकर उसके मुंह से एक शब्द
शब्द भी नहीं निकला। वह स्तब्ध रह गया। चारों तरफ फैले आध्यात्मिक फलों को देखकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्या जबरदस्त नजारा है, तुमने भी मन ही मन कहा। अगर इस पूरी घाटी के सारे आध्यात्मिक फल तुम्हारे हो जाए तो फिर मेहनत करके अभ्यास करने की क्या जरूरत। बस आराम से पड़े रहो और फल पकने का इंतजार करो। डिंग, मिशन पूरा हुआ। यंगू माउंटेन रेंज में प्रवेश। इनाम आयु प्लस 30 दिन, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1000। मिशन पूरा हुआ, इनाम मिल गया। तुम बेहद खुश हो गए। चलो जल्दी चलो। देख भी लिया। हुआनजिंग होश में आते ही तुरंत वापस चलने को कहने लगा। वह तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे डर था कि कहीं तुम जोश में आकर अंदर न घुस जाओ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुमने उसकी ओर देखकर कहा। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घाटी की गहराई से गरज जैसी भारी सांसों की आवाज आई। तुमने आवाज की दिशा में देखा। तुम्हारी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह एक हाथी था, एक ऐसा हाथी जिसकी कंधे तक ऊंचाई 7-8 मीटर थी और सिर मिलाकर उसकी ऊंचाई 10 मीटर से भी ज्यादा थी। वह कोई साधारण जीव नहीं था, मानो चलता फिरता पहाड़ हो। जिन बीस्ट, इधर आओ। विशाल हाथी ने मुंह खोला। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दबदबा था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। वही यंगू माउंटेन रेंज का शासक था। वह दंत कथाओं वाला फियर्स बीस्ट। अब तो गए। हुआनजिंग के पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया, इतना बड़ा भेड़िया तुम्हारे जैसा सामने खड़ा है, फिर भी वह विशाल जीव उसी को क्यों बुला रहा है। अगले ही पल तुम चल पड़े। तुमने एक कदम आगे बढ़ाकर हुआनजिंग के सामने खुद को खड़ा कर लिया। हुआनजिंग को तुम अपने साथ लाए थे। तुम उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा था। अगर जीत न भी पाए तो ड्रैगन एस्केप करके निकल सकते थे। हुआनजिंग ने तुम्हारी पीठ देखी और उसका दिल भर आया। मुसीबत में ही असली साथ पता चलता है। तुम पहले जाओ, यहाँ मैं रुकता हूँ। तुम्हारी आवाज धीमी थी, लेकिन इरादा अडिग था। पहाड़ जैसा बड़ा हो तो क्या, फियर्स बीस्ट हो तो क्या, सामने से लड़ लेंगे। पागल। हुआनजिंग की आंखें भर आईं। इस बार वह सचमुच भावुक हो गया था। तुम पहले जाओ, मैं रुकता हूँ। उसने भी पहली बार हिम्मत दिखाई। उसे पता था जब उस फियर्स बीस्ट ने उसका नाम लेकर बुलाया है तो वह उसे आसानी से नहीं मारेगा। विशाल हाथी को तुम दोनों की यह साथ निभाने वाली हरकत दिलचस्प लगी। तभी उसने अपनी नजर हुआनजिंग से हटाकर तुम पर डाली। बस एक नजर, और वह ठिठक गया। उसे तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि लड़ने की इच्छा दिखाई दी। उसने यह भी देख लिया कि तुम्हारी हड्डियों की बनावट और आंखें साधारण ईविल वुल्फ से बिल्कुल अलग थी। तुम वाकई अलग हो। चिंता मत करो, दोनों अंदर आ जाओ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। यह कहते हुए विशाल हाथी धीरे धीरे पीछे हट गया। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद उसके पीछे धूल का एक कण भी नहीं उड़ा। ताकत पर ऐसी पकड़ देखकर तुम भी भीतर से चौंक गए। चलकर देखते हैं, तुमने हुआनजिंग से कहा। हुआनजिंग लगभग पागल हो गया। भाई, उसने कह दिया कि उसका बुरा इरादा नहीं है और तुमने मान भी लिया। वह जो कहे वही करोगे। मेरी बात कभी ऐसे नहीं मानते, लेकिन तुम पहले ही चल चुके थे। अब वह क्या करता, मजबूरी में तुम्हारे पीछे हो लिया। विशाल हाथी तुम्हें घाटी के बीचों बीच मौजूद झील के किनारे ले गया, फिर आराम से अपने पहाड़ जैसे शरीर को पानी में डुबो दिया। तुम बहुत अलग हो, उसने बात शुरू की। वह तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे शरीर में सिर्फ इतनी ही ताकत नहीं हो सकती। तुम जानबूझकर अपनी शक्ति दबा रहे हो। उसने पहचान लिया। तुम भीतर ही भीतर चौंक गए। यह फियर्स बीस्ट वाकई बहुत पैनी नजर रखता है। पास खड़ा हुआनजिंग भी हैरान रह गया। उसने अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। ताकत दबा रखी है। यह आदमी सचमुच अपनी असली ताकत छिपाकर चलता है। तभी तो पूरे रास्ते बिल्कुल बेफिक्र था। मान लो ऐसा ही है। तुमने गोलमोल जवाब दिया। तुम्हारे पास लाखों एवोल्यूशन पॉइंट्स पड़े थे। यह भी तो एक तरह से अपनी ताकत दबाकर रखना ही था। ऊर्जा की कमी है। मेरे यहाँ के आध्यात्मिक फल तुम जितने चाहो खा सकते हो। विशाल हाथी ने बड़ी उदारता से कहा। बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें दुनिया में मुफ्त का फायदा मिलने पर भरोसा नहीं था। हुआनजिंग अब तुम्हें नई नजर से देखने लगा। इतने सारे आध्यात्मिक फलों के लालच के सामने भी तुम शांत रहकर शर्त की बात कर रहे थे। तुम सचमुच समझदारी से काम लेते हो। उस फियर्स बीस्ट पासेस को पार करने की तुम्हें कितनी उम्मीद है? विशाल हाथी ने पलटकर पूछा। तुमने तो वह रास्ता देखा भी नहीं था, फिर भरोसा कहाँ से आता? लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हमले में भी अपनी जान बचा सकता हूँ। इतना भरोसा है। बहुत अच्छा। विशाल हाथी ने सचमुच तुम्हारी बात मान ली। उस रास्ते के खुलने में अभी 5 महीने बाकी हैं। इन 5 महीनों के बाद मुझे चाहिए कि तुम उस रास्ते के अंदर जाकर मेरे लिए एक चीज लेकर आओ। बदले में इस पूरी घाटी के सारे संसाधन तुम खुलकर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं चीज लेकर वापस ही ना आऊँ तो? विशाल हाथी की नजर तुम्हारे पीछे खड़े हुआनजिंग पर गई। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, वह यहीं रहेगा। तुम समझ ही गए होंगे। सीधी सी बात थी, बंधक। लेकिन तुम मुस्कुरा दिए। यह तो दोनों के लिए फायदे का सौदा था। वैसे भी तुम फियर्स बीस्ट पैसेज में जाने वाले थे। अब तुम्हें समय भी पता चल गया और एक फियर्स बीस्ट तुम्हें असीमित संसाधन भी दे रहा था। ऐसा मौका भला कहाँ मिलता? साथ मिलकर काम करेंगे। तुमने अपना पंजा आगे बढ़ाया तो फिर मैं भी बिना झिझक इसका फायदा उठाऊंगा। आध्यात्मिक फल जितने चाहो ले लेना, लेकिन ये छोटा साथी यहीं रहेगा। विशाल हाथी ने साफ साफ कह दिया। ठीक है। तुमने बिना हिचक तुरंत मान लिया। बेवकूफ बड़े भाई। हुआनजिंग की आंखों से आंसू निकल आए। भाई, तुमने सच में अपने सबसे अच्छे साथी को यहीं छोड़ दिया। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कहकर तुम बिना पीछे देखे सीधे आध्यात्मिक फलों के बाग की ओर चल पड़े। तुम्हें अच्छी तरह पता था जब तक उस हाथी को तुमसे काम है तब तक हुआनजिंग सबसे सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसकी अच्छी खातिरदारी भी होगी। तुम सीधे फलों के बाग में घुस गए और पके हुए आध्यात्मिक फल जी भरकर खाने लगे। डिंग। आध्यात्मिक फल का सेवन, शारीरिक क्षमता +2। डिंग। आध्यात्मिक फल का सेवन, शारीरिक क्षमता +1। लगातार 6 फल खाने के बाद जब तुम्हारी शारीरिक क्षमता आखिरकार 100 की पूर्ण सीमा तक पहुंच गई, तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। डिंग। वर्तमान प्रजाति की क्षमता अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी है। अब इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता। कृपया किसी
किसी और अधिक शक्तिशाली जीव में विकसित हो या और उच्च स्तर की रक्त रेखा को मिलाए। यहीं तक था क्या? तुमने धीरे से खुद से कहा, अच्छा ही है, विकास का यही सामान्य नियम होना चाहिए। तुमने हाथ में अभी अभी तोड़े हुए बाकी आध्यात्मिक फलों की ओर देखा और बिना हिचक सिस्टम से कहा, सब वापस ले लो। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 5000। जब तुमने अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़कर 1,50,000 होते देखे तो संतोष से मुस्कुरा दिए। अब समय आ गया है किसी जगह जाकर अपनी मौजूदा ताकत की परीक्षा लेने का। तुमने सिर उठाया, तुम्हारी नजर दूर एक पहाड़ की चोटी पर जा टिकी। वहाँ लाल रंग के बेहद उग्र जंगली जानवरों का एक झुंड रहता था। अभ्यास की शुरुआत उन्हीं से करेंगे। ओयाई